जी पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, हम पहुंचे हुए थे जुमे से पहले गवर्नमेंट फंडिंग पर। और भाई गवर्नमेंट फंडिंग कुछ भी नहीं है, आपने पढ़ी हुई है। बस इसमें वो सिर्फ ये कह रहा है कि कभी कभी गवर्नमेंट जो फंड देती है वो फंड देकर कहती है कि आप सर्विसेज दे दें फलां कम्युनिटी को, ठीक है। अब ये सेकंड कहता है कि जिस कम्युनिटी को सर्विस देनी है, असल में गवर्नमेंट को सर्विस ही दे रहे होते हैं ना हम, तो गवर्नमेंट ने आपको फंडिंग दी है कि ये काम कर दो, वो जिसको दे रहे हैं वो कम्युनिटी जो है उसको गवर्नमेंट ने वैसे ही मतलब सपोर्ट करना था। तो मतलब एक अजीब सी थोड़ी सी बात ऐसी लिखी है कि उसको अलग करने की कोशिश कर लें, देखते हैं क्या कहता है। बहुत सिंपल है, अकाउंटिंग वैसे आपको आती है, जो मैंने आपको सवाल के अंदर भी PSC क्या था, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब, PSC वाले सवाल में करवाया था, वही है। गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइडेड टू एन NPO इज कंसिडर्ड टू बी अ कंट्रीब्यूशन, ये डोनेशन है। सर्टन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग आर कैलकुलेटेड एंड पेड एज इफ दे वर फी फॉर सर्विस। क्या मतलब, गवर्नमेंट से जो पैसे आए फी फॉर सर्विस है? मतलब मैं यही जो बात कहानी कर रहा था कि गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए कि फलां काम कर दो, जैसे कोई वैक्सीन बना दो, है जी। However, because the service being funded are provided to NPO's community of service and are not directly to government funder, government funding is considered to be a contribution। कहते हैं वो क्योंकि गवर्नमेंट को वापस, तो क्योंकि फी फॉर सर्विस के बारे में क्या कहा था, ये रेसिप्रोकल होती है। फी फॉर सर्विस क्या है? रेसिप्रोकल है, ठीक है ना, कि आपने बदले में कुछ देना है। और कंट्रीब्यूशन क्या है? नॉन रेसिप्रोकल है। तो कहता है गवर्नमेंट फंडिंग कभी कभी कैलकुलेट और पे इस तरह से होती है जैसे फी फॉर सर्विस है। गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप फलां लोगों को इतनी ये वैक्सीन लगा दें, हम आपको पैसे देंगे। अब सर्विस एक तरह की है जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट पैसे दे रही है, लेकिन वो स्टैंडर्ड ये कहता है कि चूंकि वो गवर्नमेंट को तो सर्विस दे नहीं रहे बल्कि उस कम्युनिटी को दे रहे हैं जिसके बारे में गवर्नमेंट ने कहा है कि ये काम कर दें, तो इसलिए ये भी कंट्रीब्यूशन ही कहलाएगा। ये लिखा हुआ था। हाउएवर, बिकॉज द सर्विस बीइंग फंडेड एंड प्रोवाइडेड टू NPO's कम्युनिटी ऑफ सर्विस, जो NPO की सर्विस जिसको देते थे उस कम्युनिटी को ही वो सर्विस दी जा रही है, एंड नॉट डायरेक्टली टू गवर्नमेंट फंडर, देयरफॉर वो क्या है जी, गवर्नमेंट फंडिंग इज कंसिडर्ड टू बी अ कंट्रीब्यूशन। इन केस NPO is required to provide goods and service directly to government, the related government funding shall be treated as fee for service। अगर तो गवर्नमेंट को डायरेक्टली कोई आपने सर्विस दे दी है या गुड्स दे दी हैं तो फिर वो फी फॉर सर्विस ही हो जाएगी, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं। द डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर टू रिपोर्ट द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑन अ ग्रॉस और नेट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एंड रिक्वायर सिग्निफिकेंट जजमेंट। ठीक है जी, कि आपने उसको एग्जाम्पल्स ज़रा पढ़ लें इनको, वैसे तो होमवर्क है ये लेकिन चलें पढ़ लें। ये रीड ऑनली है जी, ये बस एक बार मैंने आपको पढ़ाया, दैट्स इट, ठीक है। Mujahid is a registered NPO. It received government funding of 20 million for which it has to provide vaccine for a viral disease to general public without taking any fee from them. Discuss accounting treatment. बताएं जी, गवर्नमेंट को डायरेक्ट तो कुछ नहीं जा रहा, तो ये डोनेशन ही है। द अमाउंट 20 मिलियन इज बीइंग कैलकुलेटेड एज ऑन अ डोजेज बेसिस। कैसे? 8,000 डोजेज और 2500 की एक है, विच माइट इंडिकेट ₹20 मिलियन शुड बी रिकॉर्डेड एज फी फॉर सर्विस। हाउएवर, सिंस सर्विस इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट बट रादर टू MH कम्युनिटी ऑफ सर्विस, जो कि जनरल पब्लिक है, द गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ 20 शैल बी कंसिडर्ड एज कंट्रीब्यूशन। फर्दर, सिंस पर्पज ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग इज स्पेसिफाइड, इट शैल बी कंसिडर्ड एज रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। यानी कि इसको लाइबिलिटी बनाएंगे, जैसे जैसे डोजें लगाते जाएंगे वैसे वैसे इनकम में फेंकते जाएंगे। अब ये इसलिए करवा रहा हूँ एग्जाम्पल इस तरह की कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें क्या आ सकता है, वो यही कर सकता है, वो 3-4 पॉइंट्स देकर उनके बारे में कहे डिस्कस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है जी, तो इस तरह से पढ़ना है आपने। अब ये बात आप पढ़ के समझ आ रही थी, इसको एक दफ़ा देख लोगे तो पर्चे में लिखनी भी आ जाएगी। ठीक है, अगला भी पढ़ो। होमवर्क वैसे मैं लिख रहा हूँ लेकिन पढ़ा भी रहा हूँ, होमवर्क भी साथ साथ हो रहा है। एन NPO रिसीव्स फंडिंग टू अंडरटेक अ स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट। The NPO contracts at its own discretion with a scientist to perform the research. NPO would not have undertaken research project had the funds not being made available। कहता है जी हमने खुद ही वो साइंसदान ढूंढा है जिसने रिसर्च करनी है, लेकिन अगर ये पैसे ना आते गवर्नमेंट की तरफ से तो ये करने वाले नहीं थे हम। वेदर फंडिंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी रिप्रेजेंटेड ऑन ग्रॉस बेसिस और नेट। ये बात वैसे ज़्यादा अच्छी समझ तो आएगी इस पॉइंट में जाकर, ग्रॉस और नेट का मतलब क्या है, लेकिन चलो अब ये एक एग्जांपल लिखी हुई है तो इसके आंसर पढ़ ही लेते हैं। ऑल्दो NPO वुड नॉट हैव अंडरटेकन रिसर्च प्रोजेक्ट विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ फंडिंग, NPO एक्ट्स एज प्रिंसिपल इन कॉन्ट्रैक्टिंग विद द साइंटिस्ट।
मतलब प्रिंसिपल का मतलब ये है कि एनपीओ खुद ही जाके बंदा ढूंढ रही है, एनपीओ खुद ही इस रिसर्च को यानी कि सारा कुछ एनपीओ खुद देख रही है तो इसको क्या करो, इसके ग्रॉस, इसकी जो इनकम बनाओ वो इनकम में अलग शो करना, नेट वाला काम नहीं करना, ठीक है, और इसके एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस में शो करना, ये मतलब होता है ग्रॉस बेसिस पर शो करने का, ठीक है। कहता है ऑल्दो एनपीओ ने नहीं करना था ये काम अगर पैसे ना आते, लेकिन चूंकि एनपीओ खुद ही बड़ा बना हुआ है, इसके अंदर सारा कुछ तो खुद ही कर रहा है, इट स्पेसिफाइज दैट the details of research to be carried out by scientists and has discretion in selecting the scientist and in establishing the price to be paid। वो सारा कुछ तो उसने खुद ही करना है, सिर्फ पैसे उधर से आए, ठीक है। Thus expense incurred are obligation of NPO, the funding revenue and cost of scientist service should be presented on gross basis in statement of income। gross का मतलब ये है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है ना, उसमें इनकम और एक्सपेंसेस ऐसे आ रहे होते हैं, तो आपने जो गवर्नमेंट फंडिंग से इनकम बनानी है, बनाओगे ना आहिस्ता आहिस्ता करके, जो पैसे आए हैं वो इनकम में शो करना है, और फी टू साइंटिस्ट, कॉस्ट ऑफ रिसर्च में लिख देता हूँ, ठीक है ना, जो भी कॉस्ट आएंगी आपको, वो चाहे उस साइंसदान की फ़ीस है, चाहे वो आपने उसको इक्विपमेंट लेके दिया हुआ है, चाहे कुछ चीज़ें दे रहे हो जिससे वो तजर्बे कर रहा है, ये सारा कुछ आपका एक्सपेंस है, इसको कहते हैं ग्रॉस बेसिस पर इसको रिकॉर्ड करना। और नेट का मतलब क्या होता, नेट कर देते यहाँ पर, और नेट में इनकम आती तो इधर और एक्सपेंस आता, ठीक है ना। तो वो ये कह रहा है असल में, अगर ये आगे भी चलना है असल में फंड रेजिंग के अंदर भी, तो यहीं पे समझ लो थोड़ा सा, अगर सारी जिम्मेदारी एनपीओ के ऊपर है, बंदा भी एनपीओ ने ढूंढना है, जिम्मेदारी काम की भी उसी ने लगानी, ये करो ये ना करो, तो जो तनख्वाह है वो भी एनपीओ से ही मांगेगा वो साइंसदान, हुकूमत की तरफ नहीं जाएगा। तो जो लाइबिलिटीज इस रिसर्च से पढ़नी है वो भी किस पे पढ़नी है, एनपीओ पे। ठीक है, उनको पैसे मिले तो उन्होंने रिसर्च शुरू की है, लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है कि वो रिसर्च वाले पैसे डेफर्ड ग्रांट बनाओ, और जैसे जैसे ये रिसर्च एक्सपेंस इनकर हो वैसे वैसे इसको इनकम बनाओ, ग्रांट अलग इनकम में जाए और ये अलग एक्सपेंसेस में आए। क्यों? क्योंकि एनपीओ प्रिंसिपल है, इसके अंदर सारी जिम्मेदारी एनपीओ के ऊपर। सही है, ये चीज़ आगे काम आनी इसलिए यहाँ पे बता दी, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ी है, समझ यहाँ पे आनी थी आगे जाके, खैर चलें कोई नहीं, अच्छा है, समझ तो आ गई। लास्ट पढ़ें, An NPO receives funding reimbursement to undertake a specific research from a textile company. NPO allocates an employee, यहाँ से एक बंदा भेजा है उन्होंने कंपनी में, for conduct of research. The NPO would be reimbursed for all costs related to that employee. NPO कहा गया आप रिसर्च करो, उन्होंने कहा क्या जी, उन्होंने कहा यार ज़रा ये टेक्सटाइल के अंदर जो है वो जो है ना टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के अंदर कोई इनोवेशन लानी है तो उसकी जो है वो रिसर्च आप करें। ठीक है जी, उन्होंने कहा ठीक है, हम अपना एक साइंटिस्ट भेज देते हैं फलां टेक्सटाइल मिल में, जो भी पैसे बनेंगे वो गवर्नमेंट ने इनको देने हैं। अब एनपीओ की तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। कहते हैं एनपीओ हैज़ एन एम्प्लॉय हु इज सेकेंडेड टू अ टेक्सटाइल कंपनी, उधर भेज दिया है टू वर्क अंडर देयर डायरेक्शन, वो बताएंगे कैसे काम करना है। एनपीओ इज रीइंबर्स्ड फॉर ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू दैट एम्प्लॉय, और जो भी उस एम्प्लॉय के खर्चे आने हुकूमत ने कहा वो हम आपको पे कर देंगे। एज द एनपीओ इज द employer, they would report their employee related cost and expenses would report in reimbursement of whether the reimbursement and employee related cost be presented on gross or net basis. कहते हैं NPO is an employer who is selected, the NPO has an employee who is selected to a textile company to work under their direction, and NPO is reimbursed for all costs related to that employee. As the NPO is the employer, they would report their employee related cost as expense. उन्हें क्या, उनका तो सिंपल वो एम्प्लॉई था, ठीक है, एंड वुड रिपोर्ट द रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट एज रेवेन्यू ऑन अ ग्रॉस बेसिस। मतलब वो कह रहा है कि आपने जो पैसे रिसीव करने गवर्नमेंट से उसकी रीइंबर्समेंट वो इधर इनकम शो करो और अपने एम्प्लॉई की सैलरी जैसे सैलरीज में करते थे वहाँ शो कर दो, ठीक है। लेकिन ये ऐसे मेरे ख्याल में इस एग्जाम्पल को काट दें, ज़्यादा अच्छी ऊपर वाली समझ आ रही है। बहरहाल पढ़ना हो तो पढ़ लेना एक बार, लेकिन एक बार बस। इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इनकम जहाँ से आई है देख लो, उसी के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट है। जैसे मैंने आपको कहा था, एंडोमेंट अगर कंट्रीब्यूशन है तो उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम जो है उसके बारे में रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो सारी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, कुछ एंडोमेंट फंड में आप डाल दें। ऐसे ही कोई और जिस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कंट्रीब्यूशन पे, अगर उससे कोई इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई है तो उसके साथ भी वही रिस्ट्रिक्शन है। तो ये भी रीड ऑनली करना है एक बार बस। अगला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम में बी सब्जेक्ट टू एक्सटर्नली इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन।
in order to ensure the appropriate reporting of restricted and unrestricted resources and organization would account for net investment in a manner appropriate to the nature of any external restriction imposed. Net investment income including revenue gain वगैरह is recorded in the same way contributions are recorded. जैसे फजूल सी बात है, एक बार पढ़ लिया बस ठीक है, सादा बात है कि जी जो कंट्रीब्यूशन पे रिस्ट्रिक्शन थी, अगर उस कंट्रीब्यूशन से आपको कोई इन्वेस्टमेंट हो गई है उसको, उस पैसे को लगाकर, तो उसको भी उसी बेस पे रखना। सादा और आसान मिसाल क्या है, जो मैंने आपको नॉर्मली वो एंडोमेंट की तरफ ही ये टारगेट कर रहे होते हैं इस पॉइंट के अंदर, जो एंडोमेंट आप जो है वो एंडोमेंट फंड जो आपका होता है उसकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम होती है उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन होती है आपने उसके साथ ही चलना होता है, ठीक है। बहरहाल पढ़ लो। नेट इन्वेस्टमेंट इनकम इज रिकॉर्डेड इन सेम वे कंट्रीब्यूशन आर रिकॉर्डेड। जैसे नंबर ए में कहता है एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट इनकम दैट मस्ट बी एडेड टू प्रिंसिपल रिसोर्स हेल्ड फॉर एंडोमेंट आर रिकॉर्डेड एज डायरेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन नेट एसेट्स। करवाया था पीएससी वाले सवाल में कि जो एंडोमेंट इन्वेस्टमेंट आई थी, यानी कि जिसके बारे में मैंने कहा था कि इसको एंडोमेंट में ऐड करना है, तो मैंने कहा था इसको इन्वेस्टमेंट इनकम में से माइनस करो। वो जो वहाँ पे हम लिख रहे थे इनकम्स में, उसमें से माइनस करवा के एंडोमेंट फंड में आके लिखा था और एंट्री बनाई थी। मैंने कहा था इसको कंट्रीब्यूशन, ये इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं है आपकी इनकम्स वाली, इसको इन्वेस्टमेंट इनकम में से डेबिट करो, एंडोमेंट फंड में क्रेडिट करो। वो यही बात ही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जस्ट वंस रीड ओनली, क्योंकि ये ट्रीटमेंट आपको आता है। अदर एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट इनकम इज रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन, सेम क्राइटेरिया एज फॉर कंट्रीब्यूशन डिस्कस्ड अबव। कहता है जिस तरह का कंट्रीब्यूशन है, अगर वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अगर वो अनरिस्ट्रिक्टेड था तो उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम भी सीधी इन्वेस्टमेंट में, अगर वो एंडोमेंट था तो जैसे वो कह रहा है वैसे कर लो। अगर कोई और तरह का फंड था, उन्होंने कहा था कि जी इसको इन्वेस्ट कर लें, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी मिसाल के तौर पे, तो जैसे जैसे वो आपका इनकम में जा रहा है वैसे वैसे इसको भी ले जाए, सेम बेसिस रखनी है, कोई ऐसी बात नहीं। इन केस देयर इज नो एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन रिकॉर्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो सारे के सारे को इनकम बना लो। जस्ट वंस रीड ओनली, इसको रीड ओनली करना है, वैसे आपको पता है, ठीक है जी। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ये हम इसकी जगह हम लेजर बनाया करते हैं, पता है आपको, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट लेस डायरेक्टली रिलेटेड खर्चे और नेट प्रॉफिट, ठीक है। वो कहता है इफ अ क्लब हैज़ अ कॉफी बार, कैंटीन और शॉप, द प्रॉफिट फ्रॉम दीज जनरली कैलकुलेटेड सेपरेटली इन एन अकाउंट नोन एज ट्रेडिंग अकाउंट। हम अलग ही करते थे हमेशा, जनरली क्या, हम तो हमेशा ही अलग करते थे। एंड प्रेजेंटेड एज अ लाइन आइटम इन द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। एज अ लाइन आइटम ऐड कर लें यहाँ पे, एज अ लाइन आइटम। हम इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर, इनकम्स के अंदर एंड पे आके सबसे हमारी ये फिगर नॉर्मली निकला करती थी, जिसमें हम लिखते थे नेट प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी, कैंटीन हो गया, कैटरिंग हो गया, जो भी है, ठीक है। तो हम एक लाइन डाल देते थे। फंड रेजिंग नो पेंडिंग। अब मैं पढ़ाता हूँ, ये तो आपने नहीं पढ़ा होगा, मैंने तो पेंडिंग किया था फिर भी पढ़ लिया। हमने बात ये की थी कि अगर रिसीट पेमेंट की, ये तो उस वक्त था ना, बचपन था, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के अंदर अगर इस साइड आपका आ रहा है जी कंपटीशन इनकम आ रही, कंपटीशन रिसीट्स आ रही हैं 10 रुपये, और इधर आपका कंपटीशन एक्सपेंस आ रहा है 5 रुपये, तो क्या कर लो, नेट कर लो। ऐसे ही यहाँ पे आपका लेट्स से टूर्नामेंट रिसीट्स आ रही हैं, ठीक है जी 12, और यहाँ पे आपके टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो उस दिन क्या बात की थी, नेट कर देना, ठीक है जी। ये ऐसे ही 9 रुपये का ही आ रहा है। लेकिन आज मैं बात को अब खोल के बयान करने लगा हूँ। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने जो पढ़ा वो तो सिर्फ यही था कि इनकम्स और एक्सपेंसेस आपने क्या करना है, ऐसी चीज़ों को जो दोनों तरफ नजर आए रिसीट पेमेंट में नेट करना है। नेट में पॉजिटिव है तो इनकम में, नेगेटिव है तो एक्सपेंस में। अब पहले दिन के साथ तो इतनी बात ही बनती थी ना, अब इसके अंदर एक बारीकी है, वो बारीकी वही है जो पिछले पॉइंट में समझाई है। अगर ये ना डिफरेंट इवेंट्स क्यों करती है एनपीओ, क्यों करती हैं, फंड रेजिंग के लिए, फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। कोई वो वॉक ऑन डायबिटीज़ डे एक सवाल में आ गया था, ठीक है। ऐसे ही आपने हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट हो गया, कंपटीशन हो गया, फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, फंड रेज कर ले। अब यहाँ पे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एनपीओ क्या कहते हैं, अगर तो एनपीओ ने खुद ये फंड रेजिंग एक्टिविटी की है, मतलब इसकी सारी जिम्मेदारियाँ इसके ऊपर थी, मुलाजिम भी अपने इस्तेमाल हुए, जो बंदे बुलाए हुए थे उनको पैसे पूसे अगर देने हैं, वो भी रेफरी बुलाए हुए थे, कंपटीशन करवाया है, कुछ भी है, सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है,
जो खर्चे हुए वो एनपीओ की जिम्मेदारी है, और जो पैसे आने हैं, डोनेशंस आने हैं, वो भी एनपीओ के नाम पे आने हैं, तो ये एनपीओ प्रिंसिपल है। सारी जिम्मेदारी किस पे है? एनपीओ पे। यानी अगर पैसे जो खर्चे हुए हैं अगर उनको पैसे ना मिले तो उन्होंने किससे पूछना है? आके एनपीओ से। तो एनपीओ प्रिंसिपल जब हो जाए तो फिर आपने क्या करना, मिसाल के तौर पे जो कंपटीशन हमने करवाया था वो हम एनपीओ ने खुद करवाया था, तो हम यूँ लिखेंगे जी कि कंपटीशन रिसीट्स 10 रुपये और कंपटीशन एक्सपेंस 7 रुपये। कब? जब एनपीओ, अब वो एक सवाल में आया था, उसके अंदर ऐसी कोई बात थी नहीं, तो फिर मैंने उसको, वैसे भी पहला सवाल था, मैंने आपको एक ट्रीटमेंट सिखाना था, लेकिन असल कहानी ये है, अगर एनपीओ प्रिंसिपल है यानी कि सारी जिम्मेदारी फंड रेजिंग की एक्टिविटी एनपीओ ने खुद अरेंज किया, सारा कुछ खुद हुआ, एनपीओ के नाम पे डोनेशंस आए हैं, तो फिर जैसे नॉर्मल एक्टिविटी होती है, इनकम में, एक्सपेंस। लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं, ये इस क्लास के अंदर जो बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि हम एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं अपने कहीं उधर अपने इलाके में, लेकिन उस टूर्नामेंट से वो रिसीट पेमेंट यहाँ पे नहीं होगा, वैसे मैं समझाने के लिए लिख दिया था, उस टूर्नामेंट के ऊपर जो है वो जितनी भी फंड रेजिंग होगी वो हम इस एनपीओ, आपकी एनपीओ को देंगे। अब टूर्नामेंट किसने करवाया? मेरे दोस्तों ने, अपने इलाके में, खर्चे भी उन्होंने ही किए, फंड भी उन्हीं को ही, डोनेशन भी उन्हीं को ही आए, जो नेट में जो बचत हुई वो उन्होंने ला के मेरे हवाले कर दी, सर ये हमारी तरफ से फंड रेजिंग इवेंट हमने किया था आपकी एनपीओ के नाम पे, ये हमने फंड रेज किए हैं। अब इस सिचुएशन में मेरी एनपीओ प्रिंसिपल नहीं है, जो खर्चे वर्चे होंगे उनके लिए लायबल ये खुद हैं, मेरी तरफ तो नहीं आएगा। टूर्नामेंट करवाया है तो जो खर्चे होने हैं वो खर्चे लेने लोग मेरे पास तो नहीं आएंगे ना, ठीक है। तो ऐसी सूरत के अंदर स्टैंडर्ड कहता है कि आप इसको ग्रॉस बेसिस पे ना शो करो बल्कि नेट बेसिस पे शो कर दो। ये क्या है जी? ये ग्रॉस बेसिस है। ये क्या है? अलग इनकम अलग एक्सपेंस, ठीक है। ये क्या है जी? ग्रॉस बेसिस। और जब एनपीओ प्रिंसिपल ना हो तो फिर क्या करेंगे? फिर उनको कहेंगे, असल में कहानी कुछ ऐसे है, ये तो हमारे रिसीट पेमेंट में होगा ही नहीं। मैं आपको अंदर की कहानी बताऊं ना, ये तो हमारे रिसीट पेमेंट में होगा ही नहीं, क्या ख्याल है? और भाई समझ आती है बात की? ये तो उन्होंने अपने खर्चे किए होंगे, उन्होंने वहाँ से डोनेशंस भी लिए होंगे, एंट्रियाँ ली, कुछ डोनेशंस लिए, कुछ चंदे इकट्ठे किए, और नेट में 5 मिलियन रुपया इकट्ठा करके उन्होंने हमारी एनपीओ को ला के दे दिया। अब मिलियन ठीक, 5 से परेशान हो रहे थे आप लोग, ठीक है। ये क्या है जी? ये क्या है जी? नेट प्रोसीड्स, ठीक है। टूर्नामेंट, ओके सॉरी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वो भी उधर रह गया, देखो वो भी नाराज हो गया, तुम जो टोकते हो ना मैनू बार बार, वो माइनस का साइन भी हटाना है, जरा दस देना फिर, ठीक है, थोड़ी देर तक। ओ लै कह दस, एक उंज कोई नहीं, एक दी चुंज कोई नहीं। टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना था जी? 9 था। ये कितना आया? तो ये 3 मिलियन रुपीज़ हमें दे दिए। तो हम यहाँ पर इसको यूँ लिखेंगे, टूर्नामेंट इनकम नेट 12 - 9 करके, अगर अलग अलग दे भी दे तो इस तरह से, ठीक है जी। ये बात समझ आई है? ये थोड़ी सी बारीकी थी जो पहले दिन समझाना ज़रूरी नहीं समझ रहा था, ना समझ में आनी थी। पहले दिन और थोड़े रोले थे, 3 दिन तो होश ही नहीं आ रहा था। गलतियाँ कड्डी जाओ मेरी बस तुम। अच्छा जी, तो ये क्या है जी? ये नेट बेसिस है। ये क्या है जी? ये नेट बेसिस, ठीक है जी। नेट बेसिस पर हमारा टूर्नामेंट इनकम आ जाएगी, नेट बेसिस पर। चलो जी, तो समझ आ गया जी फ़र्क क्या है दोनों में? ऐसे लिख देता हूँ, अब ज़रा पढ़ लें, इसके अंदर और कुछ नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, ठीक है। पिक्चर लेनी होगी भाई ने। जिस फंड रेजिंग इवेंट में हम खुद ही करता धरता हैं, जिम्मेदार हैं, उस फंड रेजिंग इवेंट की इनकम को इनकम में, एक्सपेंस को एक्सपेंस में शो करना। और जिस फंड रेजिंग इनकम इवेंट में हम प्रिंसिपल नहीं है, करता धरता नहीं है, हमें बस उससे जितनी फंड रेजिंग हो वो सीधी हमें आके बस पैसे ही मिल जाने हैं, तो उसके केस के अंदर इनकम एक्सपेंसेस को अलग अलग शो नहीं करना, नेट करके शो करना है, ठीक है। नेट बेसिस और ग्रॉस बेसिस का मतलब ये है। पढ़ें अब भाईजान, आपको लेट ख्याल आया, जल्दी कर लिया करें ऐसे काम, तस्वीर उड़ खिंच रहा है।
हो गया, मैंने जो 5 सेकंड रुका हूँ वो। मैनी स्पेशल इवेंट्स सच एज डिनर्स, गालाज, ऑक्शंस एंड वॉकाथॉन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू रेज कंट्रीब्यूशन टू सपोर्ट द एनपीओज एक्टिविटीज। ठीक है, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दीज इवेंट्स आर ऑफर्ड समथिंग ऑफ वैल्यू, अ मील, एंटरटेनमेंट, इंटरेक्शन विद सेलिब्रिटी। कोई काम कर लेते हैं हम, ठीक है, कोई वैल्यू जिसकी हो वो हम ऑफर करते हैं, फॉर अ सम, कुछ पैसे उनसे लेते हैं, ठीक है, शुरका से। The determination of whether to report the revenue and expenses on a gross or net basis depends on relative facts and circumstances and require significant judgment। ये सिर्फ इतनी सी बात लिखता है, ठीक है, उसके बाद फिर और कुछ नहीं लिखता। बाकी एग्जाम्पल्स के अंदर से मैंने ये बातें निकाल के आपको बता दी जो ICAP की एग्जाम्पल में, ठीक है ना। तो इसलिए अब ये क्योंकि मैंने बातें कर दी हैं तो ये आपने पढ़ लेना है, यही बातें होंगी, आपको इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा। एक में NPO प्रिंसिपल है, दूसरे में नहीं, ठीक है। नो पेंडिंग टुडे, नो थिंग विल बी पेंडिंग, नो थिंग नथिंग जी। हाँ जी, इन्वेंट्रीज और नॉन करंट एसेट्स के बारे में कुछ बातें हैं। पहले ना ICAP ने जब छापे थे ना स्टैंडर्ड, जिसमें वो दूसरा मेथड भी था, वहाँ पे यहाँ पे इंटेंजिबल्स वगैरह भी छपे पड़े थे। फिर अगली बार जब चेंज किया तो इन्होंने चीज़ें कम भी कर दी और सही भी कर दी। जब रोला डाला हमने, भाई चांदे की उससे इंटेंजिबल वैसे हैं नहीं आपके सिलेबस में, अभी भी वो 1-2 जगह के ऊपर कुछ MCQs आए थे, है ना। अच्छा जी, इन्वेंट्रीज, अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स है तो NPO रिकॉर्ड करेगी कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल एंड गुड्स, ठीक है। कहता है व्हेन NPO रिकॉर्ड्स कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल एंड गुड्स द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शैल रिफ्लेक्ट द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन। फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ, अगर आपने कोई चीज़, जैसे मिसाल के तौर पे आप एक हॉस्पिटल हैं तो आपकी इन्वेंट्री क्या होगी, मेडिसिन। तो अगर कोई बंदा आपको मेडिसिन ही कंट्रीब्यूट कर दे, ठीक है, या आप ख़रीद कर लाएं, वो मेडिसिन आपकी इन्वेंट्री है ना, दोनों तरह से हो सकती है ना, ठीक है। अगर तो आपने इन्वेंट्री खुद ख़रीदी है तो आपको कॉस्ट पड़ी, और अगर कोई बंदा आपको दवाइयाँ ही दे गया आके तो वो कॉस्ट तो नहीं ना पड़ी, लेकिन इन्वेंट्री रिकॉर्ड तो करनी है। यानी अगर आप इन्वेंट्री ख़रीदते हैं परपेचुअल वाली एंट्री करें तो इन्वेंट्री मेडिसिन डेबिट, कैश क्रेडिट। मिसाल के तौर पे 10 रुपये की आपने ये मेडिसिन ख़रीद ली, ठीक है। अगर कोई बंदा आपको मेडिसिन ही दे जाए, अब इन्वेंट्री डेबिट होगी मेडिसिन की, कैश तो नहीं है, इसको तो कहेंगे आप डोनेशन इनकम, जिसको अब स्टैंडर्ड ने कहना शुरू कर दिया, अब तो थोड़ा बहुत पता लग ही गया होगा क्या है जी, कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी। अब कंट्रीब्यूशन जो है ये तो इनकम है। अब किस पर रिकॉर्ड करें इस मेडिसिन को, हमने पता लगवाया जी स्टोर पर, मेडिकल स्टोर फ़ोन करके कि जी आजकल पैनाडोल का एक पत्ता कितने का है, कितने का, वैसे 20 रुपये का, हुणे ना लैके दो। मिसाल के तौर पे जी 50 रुपये का, मिसाल के तौर पे, ठीक है। अच्छा यार, कोई की मिसाल साथ मैंने क्या बोला है, मिसाल के तौर पे 40 रुपये का, ठीक है। अच्छा, अब उस बंदे ने हमें जो है वो मिसाल के तौर पे 400 जो है वो पत्ते दे दिए पैनाडोल के ला करके, जी आप अपनी NPO में इस्तेमाल करें। तो ये इसकी फेयर वैल्यू है आज की 40, और 400 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 16,000। तो मिसाल के तौर पे ये 16, ठीक है ना, लेट्स से 1000, और ठीक है। तो क्या कह रहा है वो कि जो आपको इन्वेंट्री कंट्रीब्यूशन के तौर पे मिले, वो जिस दिन आई है उस दिन की फेयर वैल्यू, ये आज की फेयर वैल्यू है जिस दिन हमें ये रिसीव हुई। तो सिंपल बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये कि व्हेन एन NPO रिकॉर्ड्स कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल एंड गुड्स द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शैल रिफ्लेक्ट द फेयर वैल्यू। यानी कि उसकी कॉस्ट क्या होगी, कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल एंड गुड्स अगर करें, कंट्रीब्यूशन में कैश नहीं आया, कंट्रीब्यूशन में क्या आया, मटेरियल या गुड्स आ गई हैं, तो उनको रिकॉर्ड करें तो कॉस्ट क्या होगी, फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो कहता है कि जी एक तो ये था कि आप ने मेडिसिन रखी हुई है क्योंकि आपका मेडिकल स्टोर है अस्पताल में, हैं जी, याद आ रहा है तो सवाल मैंने कहा था मेडिकल स्टोर नहीं है, चौंकतार वाले सवाल के अंदर मेडिकल स्टोर नहीं था, बल्कि वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मेडिसिन सिर्फ हम इस्तेमाल के लिए रखे हुए हैं, यहाँ पे गरीब लोगों का इलाज जब करते हैं अस्पताल में तो यही दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपकी NPO जो है वो अस्पताल भी नहीं है, वो सिर्फ एक मेडिसिन फॉर ऑल, शायद एक नाम है इस तरह का, मेडिसिन फॉर ऑल के नाम से आपने एक NPO बनाई हुई है, और आप गरीब लोगों को या तो मुफ्त में दवाई देते हैं या नॉमिनल
₹1 की पर्ची लें जी, ₹1 की पर्ची रिकॉर्ड रखने के लिए जी, ₹1 की पर्ची, ₹5 की पर्ची, ₹10 की पर्ची, बहुत नॉमिनल प्राइस लेकर नॉमिनल अमाउंट के ऊपर आप दवाइयाँ देते हैं। तो ये स्टैंडर्ड एनपीओ के कहते हैं अगर तो आपने इस इन्वेंट्री को जो आपने खरीदी है, चाहे आपको एज डोनेशन मिली है, अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मुफ्त में या एट नॉमिनल प्राइस, तो मेरा अपना रूल है, IS2 का अपना रूल था, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रखते हैं। वो इन्वेंट्री अगर बेचने के लिए पड़ी है ना मेरे पास, तो वो इन्वेंट्री आज भी लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे ही है। लेकिन ये इन्वेंट्री एनपीओ वाली इन्वेंट्री है ना, ये दवाइयां आपने किस लिए रखी हुई हैं, या मुफ्त में बांटने के लिए या नॉमिनल प्राइस लेकर देने के लिए, तो ये इन्वेंट्रीज जो हैं ये लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट नजर आएंगे। अब ये याद करना पड़ेगा, अब क्या कर सकता हूं मैं, ठीक है, उनका अपना रूल है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी तो याद हो ही गया था ना आपको, ठीक है। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट नो चार्ज और फॉर अ नॉमिनल चार्ज, क्या चीज इस तरह मिला के पढ़ना है, इन्वेंट्रीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इन्वेंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूटेड, ऐसे पढ़ना है, ठीक है ना, वरना समझ नहीं आएगा, पता नहीं क्या हो गया जी। ये देखो, इन्वेंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑफ, इन्वेंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, इन्वेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन मटेरियल के तौर पे, और इन्वेंट्रीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट, तो इन्वेंट्रीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट नो चार्ज और फॉर नॉमिनल चार्ज क्या है जी, एन एनपीओ शेल मेजर इन्वेंट्रीज एट लोअर ऑफ कौन सी वाली इन्वेंट्रीज, ये ऊपर लिखा हुआ है, नहीं टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट नो चार्ज, और तो शेल मेजर इन्वेंट्रीज, ये वाली इन्वेंट्रीज, कौन सी वाली, ये वाली इन्वेंट्रीज, ठीक है, एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट व्हेन दे आर हेल्ड फॉर, वो मतलब असल में तो कहानी यूं नीचे पर आ रहा है, ठीक है, एनपीओ शेल मेजर इन्वेंट्रीज एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इफ दीज आर हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एट नो चार्ज, मुफ्त में, ठीक है, और फॉर अ नॉमिनल चार्ज, या मामूली पैसे लेकर, ₹10 की पर्ची, और ठीक है, वो सिर्फ रिकॉर्ड पर्पस के लिए, या ऐसे छोटा मोटा को बंदा बिठाया बस उसकी तनख्वाह के लिए, गार्ड बिठाया हुआ है बस इसलिए, ठीक है ना, नॉमिनल अमाउंट के लिए, ठीक है, और या तो वो डिस्ट्रीब्यूशन एट नो चार्ज या एट नॉमिनल चार्ज हो, या उसकी कंजम्पशन हो, प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ ऐसी चीज के जो आगे डिस्ट्रीब्यूट होनी है एट नो चार्ज और एट नॉमिनल। ऐसे भी तो हो सकता है कि कोई आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है, वो खुद मिसाल के तौर पे दवाई नहीं है, लेकिन उसने आगे इस्तेमाल होना है ऐसी चीज के अंदर जिसने जब आगे बिकना है तो उसको हमने मुफ्त में बेचना है या नॉमिनल अमाउंट पे बेचना है, तो वो इन्वेंट्री खुद बिक रही है, मतलब खुद जा रही है आपके उस पार्टी के पास, लोगों के पास, गरीबों के पास जा रही है दवाई, या वो दवाई किसी और दवाई में मिक्स करते हैं आप, जब जो नई दवाई बनती है उसको भी ऐसे ही आपने मुफ्त में देना है, तो ये दोनों सूरतें, बात तो एक ही हो गई ना, बात तो एक ही होगी, ठीक है। तो वो कहता है अगर आपने मुफ्त में दवाई बांटनी है या थोड़े से पैसे लेकर बांटनी है, तो इस इन्वेंट्री को आपने रखना है लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, बस इतना सा याद हो, एमसीक्यू में काम आ जाए, किसी सवाल के अंदर अगर एडजस्टमेंट दे दे वो, अब आपको याद है। अब ये नहीं कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको ये दोनों गिवन होंगी, ठीक है। तो आपको कभी एनआरवी निकालने के लिए बाजार में तो जाना पड़ता था, आपको एनआरवी निकाल के दे देता होता था, या 2-3 चीजें जो होती हैं जाना पड़ता था बाजार में, अच्छा चलें ठीक, चलें जी फिर। तो अब एक एग्जांपल है जी, ये आपका होमवर्क नहीं है, ये क्लास वर्क है। मेडिसिन फॉर ऑल is an NPO which provides medicine to communities living in underdeveloped areas at nominal charges. It has following inventories: item type, cost, NRV, replacement cost, fair value. Required a calculate amount of inventory that should be presented in financial statements. अब सबसे पहली चीज, इसको तो काट ही दो ना, क्योंकि ये क्या है, नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड नॉमिनल चार्ज, ये तो कोई नहीं, ये तो हमने नॉमिनल चार्ज पे देनी है बस, ठीक है, ये पैसे थोड़े बहुत आते रहेंगे इनकम्स के अंदर, तो ठीक है ना। हमारे रेलेवेंट क्या है, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट में से जो लोअर हो, ठीक है ना जी। अब यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा रिजेक्ट्स की कॉस्ट कितनी हमें पड़ी है, 18, और इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मोटिलियम की परचेज फॉर कैश है, ये सारी 15,000 कॉस्ट पड़ी है हमें, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है। उसके बाद इमोडियम 12,000 कॉस्ट है, 12,000 कौन सा काटे अब दोनों ना काटे ऐसे ही ठीक है, दोनों ही ठीक है। अच्छा, उसके बाद न्यूबरॉल कॉस्ट 24 है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 24,500 है, तो लोअर क्या है, कॉस्ट। अगली चीज
जो रिसीव इन काइंड होती है, भाई दवाई दे गया जो, वो पैनाडॉल ही है, मैंने यहीं से देखा था, ठीक है। अब वो पैनाडॉल की कॉस्ट क्या है, नील, पैनाडॉल की कॉस्ट तो नील है। अब नील और रिप्लेसमेंट कॉस्ट में से कौन सा लोअर है, नील। ऐसे नहीं, ये हाँ, ये पहले जाएगा पॉइंट 1 में, वहां से जाएगा, वहां से आएगा पॉइंट 2 में। पॉइंट 1 क्या कहता है, अगर आपको कंट्रीब्यूशन मटेरियल के तौर पे आया है तो जिस दिन आया उस दिन की फेयर वैल्यू पे वो उसकी कॉस्ट नजर आएगी, यानी कि इसकी कॉस्ट अब नील नहीं है, इसकी कॉस्ट ये फेयर वैल्यू पहले इधर आएगी, ठीक है जी, ये इसकी कॉस्ट बन जाएगी। अब इनमें से लोअर क्या है, तो फिर आप इसको काट देंगे, काट देना इसको, ठीक है जी, ओके। तो ये देख लें आप, 26, 24 दोनों बराबर वाले 12, 14,700 और 18 ये पिक किए, ये जी उनकी इन्वेंट्री कॉस्ट। एक आधा एमसीक्यू हो जाए, इससे शायद आपका काम बन जाए। को मसला कलेक्शंस, अंग्रेजियां पढ़नी है, घर से जो पढ़ा होता तो मैं सुकून से कहता इसमें वही बातें हैं मिलती जुलती जो मैंने की हुई थी ज़बानी कलामी, लेकिन पढ़ के आप आए नहीं, तो इसलिए आप बर्दाश्त करें, क्या हो सकता है, थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं। आप थोड़ा ही रह गया बस, ये नहीं ये इससे अगला सफ़ा, बस ये 2 सफ़े हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत पकड़ लें आप, क्योंकि आपने पढ़ना कोई नहीं है, मुझे पता है, इसलिए मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने वाली चीज़ है। Collections are work of art, historical treasure और similar assets that are held for public exhibition, लोगों को दिखाते हैं, education और research, protected, cared for and preserved, उनकी हिफाजत करते हैं, and subject to an organizational policy that require any proceed from their sale to be used to acquire other items to be added to collection or for direct care of। वो मैंने कहा था कि बैट बेचेंगे, सर डॉन ब्रेडमैन का बैट बेचकर वेवे रिचर्ड्स का बैट खरीद लेंगे, हमारी कलेक्शन है, या उलट कह दिया है, ओके वट एवर, समझते आ गई ना, ठीक है। तो कलेक्शंस वर्क ऑफ आर्ट है या हिस्टोरिकल ट्रेजर्स हैं या इसी तरह के सिमिलर एसेट हो सकते हैं जो हमने लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए रखे हुए हैं या एजुकेशन रिसर्च के लिए रखे हुए हैं और उनकी हम बड़ी हिफाजत करते हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी ये होती है कि हमने अगर उनको बेचना भी है तो उसकी प्रोसीड से कोई और कलेक्शन ही खरीदनी है या उनकी या दूसरी जो कलेक्शन पड़ी हैं उनकी कोई हिफाजत पे पैसे लगाने हैं, ठीक है। तो ये कलेक्शन की कैटेगरी में आ जाती हैं। ऑल्दो आइटम्स मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ कलेक्शन exhibit the characteristics of asset, हैं तो ये एसिड जैसे ही, they are excluded from definition of PPE, वो PPE में नहीं रखते। एंड इंटेंजिबल, वो इंटेंजिबल भी नहीं है, तभी तो मैंने कहा था अलग से फेस पे दिखाओ उनको कलेक्शन को। याद है PSC वाला सवाल, कमाल सवाल किया था हमने पहले, इतना ज़रा सवाल सी, लेकिन उस दिन मैंने कितना टाइम, वो लेंथी होगी क्लास, याद है आपको। ये सारी तैयारियां कर रहे थे, ये डायरेक्ट बातें समझ नहीं आती हैं, एंट्रीज करके आए हैं। अब मैं सिर्फ तसल्ली के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ ये कि हाँ यार ये हमें आता है, देखो हमें आता है, ये हमें आता है। अब अगर आपको परिचय में सवाल नहीं आता होगा तो सबको उसी तरह से नहीं आता होगा जैसे आपको नहीं आता होगा, इसलिए हिम्मत करके उसके साथ कुछ भी कर देना, ओके जी। आता होगा इंशाल्लाह यार, हंसते जी। आगे देखो, कलेक्शंस आर मेड अप ऑफ आइटम्स दैट आर ऑफन रेयर एंड यूनिक, दे हैव कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। इमरान खान का बूट, अच्छा। ऑल्दो collections are usually held by museums or galleries, other NPOs may also have items that meet the definition of a collection। कहते हैं वैसे तो म्यूजियम वगैरह पास होते हैं लेकिन किसी और के पास भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन NPO's library may include a rare book which might be considered to be a collection। को बहुत पुरानी कदीम, मतलब कदीम कबले मसीह की किताब पड़ी हुई है, बड़ी कीमती किताब है जी, समझ नहीं आती कि लिखा है, संस्कृत में लिखी हुई है, अच्छा बड़ी कीमती है जी, बड़ी कीमती है जी। द रेगुलर लाइब्रेरी मटेरियल हाउएवर वुड नॉट यूजुअली मीट द डेफिनेशन ऑफ अ कलेक्शन। NPOs holding collection act as custodian of public, they undertake to protect and preserve the collection of public education research, the existence of a policy requiring that they proceed। कहता है NPO बस कस्टोडियन के तौर पे है और ऊपर पढ़ लो, खैर पढ़ाना तो है, उसमें से बता दूंगा फिर याद रखने वाले कौन से पॉइंट्स, ठीक है ना। NPO होल्डिंग कलेक्शन एक्ट एज कस्टोडियन ऑफ फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, दे अंडरटेक टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कलेक्शन फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, एजुकेशन और रिसर्च, द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिसी रिक्वायरिंग दैट any proceeds on the sale of collection item be used to acquire additional item for or for direct care of collection, provided existence of NPO's commitment to act as custodian of the collection। ये देखें, ये निशानी होती है कि हम इसके सिर्फ कस्टोडियन हैं, हम इसकी हिफाजत करेंगे, इसके पैसों को इसी पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब आगे वो कहता है, देखो ना, अब वो किताब जो भी बता रहे हैं, अब उस किताब को हाथ लगाएं तो उसके सफ़े बिखर जाएं, और पता नहीं उसके वो कितना कीमती किस्म का उसके लिए केस बनवाया हुआ है और 2 बंदे सिर्फ उसको उठा के रखने के लिए रखे हुए हैं। हो सकता है उसको प्रिजर्व करने की कॉस्ट, उससे आने वाली वैल्यू में, और आप देखने जाओ चबला मार देने बता
अब देखने को नहीं जा रहा उसको, तो हो सकता है उसकी कॉस्ट जो है, उसको प्रिजर्व करने की जो कॉस्ट है वो अक्सर उससे आने वाले बेनिफिट से बहुत निकल जाती है। तो इसका मतलब वो तो एसेट ही ना हुआ, तो पहले कह रहे हैं एसेट नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि कलेक्शन को हमने मना तो नहीं किया कि आप रिकॉर्ड ना करो, लेकिन ज़रूरत कोई नहीं है इसको रिकॉर्ड करने की। यानी आप कलेक्शंस को रिकॉर्ड ना भी करो तो चलेगा, कर लो तो मना भी नहीं किया उन्होंने, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजिंग कलेक्शन ऑफन वुड एक्सीड द इंक्रीमेंटल बेनिफिट ऑफ द इंफॉर्मेशन गेन्ड, स्पेशली फॉर एनपीओज दैट हैव बीन एक्जिस्टेंट फॉर सेवरल डिकेड्स। अकॉर्डिंगली ऑल्दो कैपिटलाइजेशन ऑफ कलेक्शन इज नॉट प्रिक्लूडेड, मना नहीं किया गया, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, को खास ज़रूरत नहीं है, मना नहीं किया गया, कर लो। आपके सवाल में किया हो तो उन्होंने कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, सर्टन वर्क ऑफ आर्ट एंड हिस्टोरिकल टाइल्स में हैव लाइव्स दैट आर सो लॉन्ग एज टू बी वर्चुअली अनलिमिटेड, पता नहीं है जी कितनी लाइफ है। वर्क ऑफ आर्ट एंड हिस्टोरिकल टाइल्स इन दिस कैटेगरी आर दोज दैट हैव कल्चरल, एस्थेटिक, हिस्टोरिकल वैल्यूज दैट इज वर्थ प्रिजर्विंग परपेचुअली, हमेशा के लिए इसको प्रिजर्व करना चाहेंगे हम। In addition, the NPO must have technological and financial ability to continue to protect and preserve them. उनके पास इतनी आसार कदीमा का हमने एनपीओ हमारी, ठीक है, और हमें आसार कदीमा को सेव ही नहीं करना आ रहा, गिरते जा रहे हैं हमारे आसपास सारे हैं जी। हमारे पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, आर्कियोलॉजिस्ट होने चाहिए, इंजीनियर्स होने चाहिए ऐसे, ठीक है। वर्क ऑफ आर्ट एंड हिस्टोरिकल टाइल्स ऑफ दिस टाइप वुड नॉट बी डेप्रिशिएटेड। ये सारी गल्ला मैं तुहानू दसियां ही हैं, तो बस इसको एक दफ़ा रीड ऑनली कर लेना, ठीक है। इसमें काम की बात सिर्फ कोई भी नहीं है वैसे तो, ये पॉइंट पढ़ लेना बस, ये रीड ऑनली कर लेना। उसके बाद इधर से आपने कैपिटलाइजेशन ये इतनी सी बात अगर याद रख लें तो ठीक है, मसला कोई नहीं है। और ये भी याद रख लीजिएगा कि इनकी डेप्रिसिएशन नहीं होती, ठीक है ना। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कलेक्शन जो होती हैं वो हेल्ड फॉर पब्लिक एग्जीबिशन या रिसर्च वगैरह होती है, प्रोटेक्टेड केयर्ड होती है, और उसी के पैसों को इस्तेमाल किया जाता है उसी के ऊपर ही, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन नॉर्मली इसकी बढ़ जाती है, इसलिए आप इसको चाहे ना भी रिकॉर्ड करें तो एसेट तो ना हुआ, जिसकी कॉस्ट उसके बेनिफिट से ज़्यादा हुआ एसेट है, ऐसे फजूल बात है, ठीक है। आज कॉस्ट इनकर करते हैं, फ्यूचर में बेनिफिट्स आने होते हैं काफ़ी सारे, इसलिए करते हैं। लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, अब ये कलेक्शन है, इसको रिकॉर्ड कर लो, मना नहीं किया गया, ठीक है। और उसके बाद ये जो चीज़ें होती हैं इनकी लाइव नॉर्मली अनलिमिटेड तो नहीं होती, वर्चुअली अनलिमिटेड वो कह रहा है, मैंने इसको इससे ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इनडेफिनेट है। जब इनडेफिनेट है तो इसको मोटाइज ना, डेप्रिशिएट ना करें। उसके बाद ये पीपीई है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ एक बार पढ़ा रहा हूँ मैं, ज़रा रीड ऑनली भी ना लिखूँ अगर आप कहें तो। जो पीपीई की डेफिनेशन में था ना वही यहाँ पे भी है। पीपीई की डेफिनेशन क्या थी कि हमने इस एसेट को रखा है, इसको फ्यूचर में फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, कई साल तक इस्तेमाल होना है, इसी तरह की बातें, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, इस तरह लटरम पटरम के लिए पढ़ो। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल कैपिटल एसेट्स आर आइडेंटिफाइड, टेंजिबल कैपिटल एसेट्स आर identifiable assets that meet all of the following criteria, held for use in the provision of service, for admin purpose or for production of goods, और वही वाली repair, development, construction of कोई और asset, have been acquired, constructed for use on continuing basis, जाहिर है तभी fixed asset है, are not intended for sale, वरना तो इन्वेंट्री होती, are not held as part of collection, collection नहीं है। एडिशनल बात क्या आ गई यहाँ पे, सारी चीज़ें वही जो पीपीई में पढ़ के आए थे, कलेक्शन नहीं है, ठीक है। रीड ऑनली वंस, जिनके साथ स्टार और इंपॉर्टेंट है ना वो हर बार रीड ऑनली वाले हैं, ये एक बार पढ़ लेना तसल्ली के लिए, ताकि कल मुझसे पूछ सको। मेजरमेंट फॉर कंट्रीब्यूटेड एसेट, अगर आपको कोई डोनेशन के तौर पे एसेट ही मिल जाए तो क्या करोगे आप बताओ, छोड़ो इसकी पढ़ाई को, आप बताओ क्या करोगे। अब तो पता लग जाना चाहिए कि अगर कोई इन काइंड चीज़ आए कंट्रीब्यूशन में तो उसकी फेयर वैल्यू ही उसकी रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब इस पूरे पैरा में ना आपको, इस पूरे पैरा में आपको IAS 20 की वही झलक नज़र आएगी जो आपने पढ़ी हुई है, तो इसलिए रीड ऑनली वंस, अगर आ जाएगा तो ट्रीटमेंट आपको आता है, मैं पढ़ा के दिखाता हूँ आपको। अब कंट्रीब्यूटेड एसेट वुड बी रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, व्हेन एन एस्टीमेट ऑफ फेयर वैल्यू कैन नॉट बी रीजनेबली मेजर्ड बोथ एसेट एंड रिलेटेड कंट्रीब्यूशन। डोनेशन मैंने कहा है ना कि आपको जब मिसाल के तौर पर बाई को बता रहा था कि इक्विपमेंट आ गया तो इक्विपमेंट डेबिट करो किस पे, फेयर वैल्यू पर, और ये क्या हो गया आपका डेफर्ड कंट्रीब्यूशन, ये लायबिलिटी, ठीक है ना। अगर फेयर वैल्यू नहीं है तो वो कहता है नॉमिनल वैल्यू के ऊपर दोनों को रिकॉर्ड कर लो। पढ़ो अब,
A contributed asset would be recorded at its fair value at the date of contribution. When estimate of fair value cannot be reasonably made, both asset and related contribution would be recorded at nominal value to ensure monitoring and accountability. कहता है कोई नॉमिनल 1 रुपये पे रिकॉर्ड कर लो, 1 रुपया क्या है, 1 रुपये पे रिकॉर्ड कर लो, लेकिन रिकॉर्ड इसलिए कर लो ताकि हिसाब रहे कि हमारे पास कोई चीज़ पड़ी है, किताबों में तो हो ना। तो इसलिए मशवरा यही है कि नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड कर ही लें चीज़। ये मेरा वैसे मशवरा है। मिसाल के तौर पे वो कहे कि लैंड गवर्नमेंट ग्रांट में भी ऐसे ही है, उसमें तो कोई ऐसा सवाल आया ही नहीं था कि वो मुफ्त में दे, उसने फेयर वैल्यू दे दी थी। लेकिन अभी वो कहे ना नॉमिनल वैल्यू, मशवरा मांगे तो कह दें कि जी ये वाली लाइन लिख सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त लाइन है क्या, ये अकाउंटिंग, ये अब देखो ना IKF ने बाद में ये स्टैंडर्ड दिया है। और ये अकाउंटेंट्स की हम लोगों की एक जनरल हमारी ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम इसको रिकॉर्ड ही ना करें सिरे से तो हमारे पास तो हिसाब ही ना हो कि कोई चीज़ है ही पड़ी हुई या नहीं पड़ी। किताबों में कोई हिसाब किताब तो रखना चाहिए ना। तो एक लैंड मुफ्त में आ गया, आपको प्लॉट है, आप 1 रुपये पे एंट्री कर लो, एंट्री तो वही पड़ी हो, लैंड डेबिट डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्रेडिट, ना उसने कभी इनकम बनना है ना इसने कभी डेप्रिशिएट होना है, पर 1 रुपये पे आने से ये रहेगा कि ये हमारे पास लैंड पड़ा है और ये मुफ्त में आया था, ठीक है, तो रिकॉर्ड कर लें, ये लिखा हुआ यहाँ पे। A tangible capital asset purchased by an NPO at a value substantially below fair value would also be recorded at its fair value with difference between consideration paid for the, वो कहता है कि आपको आप मिसाल NPO के नॉर्मली लोग इस तरह से करते हैं ना कि आप जी अगर मिसाल के तौर पे जी आप मदरसे के लिए आपको जी चाहिए वो मोटर चाहिए, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, ये मोटर वैसे 20,000 की है, आप 5,000 रुपये दे दें, बस बाकी 15,000 हमारी तरफ से हिस्सा पड़ जाएगा, मिसाल दे रहा हूँ। तो अगर आपकी NPO ने कोई भी एसेट ख़रीदा है तो उसको भी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। 5,000 रुपये का ख़रीदा था, अब आपने कैश सिर्फ पे किया है 500, बाकी 4500 रुपया जो उस बंदे ने कहा है मेरा हिस्सा डाल दो, तो वो हिस्सा डालो, फिर डेफर्ड कंट्रीब्यूशन है, यही वाली बात उसने आगे भी की। ये ऐसे आप करते आए हैं, ठीक है, ये बात समझ आती। दूसरा पैरा, तीसरा, अ टेंजिबल मूवेबल कैपिटल प्रोक्योर्ड फ्रॉम ग्रांट, यानी उसको खरीदा है ग्रांट, यही वाले पैसों वाली बात, ये हमने जेब से पैसे दिए थे, अगर वो ग्रांट के पैसों से खरीद लेंगे तो वही ग्रांट वाली अकाउंटिंग है। मे बी रिकॉर्डेड एट द कैरिंग अमाउंट डिडक्टिंग द ग्रांट, वही वाली बात, ठीक है। द ग्रांट इज रिकॉर्डेड इन P&L ओवर द लाइफ ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट एट एज अ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सेम वही बातें जो पढ़ा हो, इसलिए कुछ इसको यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, अलग से बोझ ना बढ़ाएं। अगर ग्रांट की ट्रीटमेंट करनी आ जाए तो जैसे सीखी IAS 20 में वैसे ही कर देना, सादा बात, ठीक है ना। इफ इट इज अ ग्रांट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड एसेट हैव टू बी रिटर्न एट द टाइम ऑफ ग्रांट पीरियड, एसेट शैल बी वैल्यूड एट फेयर वैल्यू लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये ऐसी फजूल बात है। अब मैं आपको बताऊं कि आपने यहाँ से याद क्या रखना है, मैं इसको सारे को कहूँगा सेम लाइक IAS 20 इफ़ ग्रांट अपीयर्स, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ याद ये रख लेना है। इधर देखो, एक एडिशनल चीज़ क्या आई थी, ये तो PPE है ना, सॉरी कंट्रीब्यूटेड की बात आ रही थी, बस इसको रीड ओनली कर लेना एक बार, मेरी तसल्ली इसी में है, एक बार पढ़ा दिया एक बार, बस दोबारा बेशक ना पढ़ना, एक बार गुजर गया ना यहाँ से, ठीक है, तसल्ली होगी कि हाँ यार ये सारी बातें हमें पता हैं, पर्चे में आगे तो कर लेंगे, ठीक है ना, काटो मत इसको। कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ओवर टाइम, हाँ जी, अगर आपका कोई एसेट बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो जैसे PPE में करते थे वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, बल्कि आपने यहाँ पे ट्रीटमेंट भी देखा, मटेरियल है, लेबर है, सब कुछ उसमें ऐड हो रहा होता है। अगर वो कंट्रीब्यूटेड चीज़ें आने लग जाएं तो वो भी उसी में ऐड हो जाएंगी। पढ़ो कि क्या क्या कह रहा है ये, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ओवर टाइम अगर हो, द कॉस्ट ऑफ PPE इंक्लूड डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कॉस्ट सच एज मटेरियल और लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट। बड़ी गल दसी है जी, जाहिर है यही आते हैं। PPE विच इज डेवलप्ड और कंस्ट्रक्टेड बाय एन NPO माइट इंक्लूड कॉन्ट्रीब्यूटेड मटीरियल और लेबर, हमने किया था CWIP डेबिट, वो मटीरियल तो इंक्लूड किया था ना उसको, या लेबर हमने कहा अभी जैसे आपको स्टार्ट में कि हम काम खुद भी कर सकते हैं, विच वुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, उसको कर दे रिकॉर्ड उसमें। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, लैंड नॉर्मली जो डेप्रिसिएट नहीं होता, बड़ी गल है। व्हेन फंड अकाउंटिंग बेसिस ऑफ रिपोर्टिंग इज यूज, चॉइस ऑफ फंड और फंड टू बी विद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वुड बी चार्ज वुड बी बेस्ड ऑन, ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि उसने बाकी निकाल दिया हुआ है, ये काट दें, उसने बेसिकली डेफरल मेथड सिर्फ छोड़ा है आपके सिलेबस में, ठीक है ना। दूसरा जो होता है ना रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड, ये उसके बारे में उसने लिखा हुआ है, तो जब वो खुद नहीं बचा तो उसकी ट्रीटमेंट किस लिए बची हो, इसको काट दें, ये आउट ऑफ सिलेबस बात रह गई है मेरे से यहाँ पे लिखी हुई।
Impairment and unamortized deferred contribution. When PPE no longer contributes to NPO ability to provide service, would be written off at residual value if any write down would be necessary. For example, when NPO no longer plans to use the asset, when an asset carrying amount is written down, corresponding amount amortized and deferred. और यार वो कह रहा है कि अगर एसेट किसी यूज़ का नहीं रहा ना, उसको राइट डाउन करके ख़त्म कर दो, एसेट क्रेडिट कर दो और पीएनएल को इम्पेयरमेंट लॉस नाम से डेबिट कर दो, और अगर उसका रिलेटेड को कंट्रीब्यूशन पड़ा है तो उसको भी इनकम बना दो। बस एक बार रीड करना है, दोबारा फिर नहीं, क्योंकि ये पढ़ने के बाद ये तसल्ली होगी घर पे जब पढ़ोगे खुद से। अभी तो मैंने पढ़ाया ना, कह रहा हाँ पढ़ा गया, बस ठीक है, नहीं एक बार आप पढ़ के गुजर जाओगे, हाँ यार ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं लिखी हुई, समझ ना आए, बस इतना ही। अभी जब जाते हैं MCQ पे आपको खुद पता लगेगा कि हाँ यार ये तो ऐसे 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 होते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये मैं बिल्कुल नहीं करा रहा, जमील महताब डिस्पेंसरी आप खुद करें, और ये सिर्फ आपने घर पे देख लेना है। प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर कर ली है, ठीक है। जनरल वो कहता है जी बैलेंस शीट होती है, इनकम एक्सपेंडिचर होता है, चेंज इन नेट एसेट होता है, कैश फ्लो होता है, और नोट्स भी ज़रूरी हैं। बैलेंस शीट के अंदर क्या कुछ होता है उन्होंने फॉर्मेट बना के दिखा दिया, हमने बना के देखी हुई है, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होता है, थोड़ी सी बातें शातें करके उन्होंने फिर फॉर्मेट बना दिया, हमने ये बना के देखा हुआ है, सिर्फ एक बार आपने रीड करना चाहिए। नेट एसेट्स में क्या होता है, एक बार अंग्रेजी से लिख के उन्होंने बना के दिखा दी आपने। हाँ एक सवाल मेरा रहता है, मैं उम्मीद है कल करवाऊंगा, अभी तक हमने रिसीट पेमेंट अकाउंट नहीं बनाया। एनपीओ के सवाल में कभी कभी ये शरारत भी कर देता है कि रिसीट पेमेंट अकाउंट बनवा दे, इनकम एक्सपेंडिचर दे देता है। वैसे वो जो मॉडर्ना वाला सवाल था ना, उसमें थोड़ी सी कहानी इस तरह की थी, थोड़ा सा उस तरफ रुख किया था सवाल ने, इनकम एक्सपेंडिचर भी बना हुआ मिला था, तो कुछ कैश की फिगर्स बैलेंसिंग निकल रही थी वहाँ से ना, ठीक है। लेकिन एक फुल फ्लैश सवाल उसका भी आपको करवाना है, हो सकता है वो रिसीट पेमेंट आपसे बनवा ले इनकम एक्सपेंडिचर दे के, ऐसा मसला नहीं है आपके लिए, तो रिलैक्स, आप तो कैश फ्लो करके आए हुए हैं। मतलब रिसीट पेमेंट बनवाएगा तो क्या करेगा, इनकम एक्सपेंसेस दे के कैश मिसिंग करेगा, और उसमें आप तगड़े हैं, आपको कैश फ्लो बाहर एक सवाल मैंने करवाना है, उस पर शायद 15 मिनट 20 मिनट लगे, हम एक सवाल कर लेंगे आसान सा, ठीक है, बस पता हो क्लास में हो जाए तो रिसीट पेमेंट कैसे बनता है ये भी इन्होंने दिखाया फॉर्मेट में, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। चलें अब एंड पे चलते हैं, एनपीओ के MCQ शुरू कर दें। कुछ सवाल मैंने एंड पे डाले हुए थे, आपके लेवल के तो नहीं है, कभी दिल करे तो कर लेना, सब्सक्रिप्शन के आपके लेवल के नहीं, अब आपका लेवल बहुत ऊपर चला गया। MCQs पे आ जाएं जी, सबसे आखिरी NPO का MCQ है, FAR 1 के बाद आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है, उसे यहाँ पे पूछ लेना, और NPO हैं तो सही, फाइनल में जाके शायद आपको देखना पड़े थोड़ा सा। बहरहाल FAR 2 में तो बिल्कुल नहीं है। पेज नंबर है जी 988, 12 घाट 1000। ओ यस, है ही नहीं पानी, पानी नहीं पानी। पहले आखिरी क्लास डिटरमिन हो जाए दूंगा, फिर तुम बिरयानी पे राजी हो, कुछ और नहीं खाना तुमने, आप लाओगे। कल फाइनल करेंगे क्लास तो कल हो जाएगा, फिर परसों करेंगे तो उसी हिसाब से जिस दिन में लगेगा ना आपका सिलेबस खत्म हो रहा है, उस दिन फिर मैं आप लोगों की सेवा करके आपको भेज दूँगा, तो आप उन्हीं की क्लास में चले जाओ, गो। हमने अच्छी आदतें पिछली बार अपना ली थी, उसके बाद फिर डांट पड़ी तो फिर थोड़ा सा हम सीधे हुए, बाकी लोग परेशान होते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग, एंड से शुरू करेंगे। लो पहला सवाल ही होमवर्क वाला आ गया, मैं करूं तो क्या करूं यार, बताओ, दस तो भला। यार मुझे एक चीज़ ज़हन में आ गई, वो लिखना चाह रहा हूँ मैं, सचमुच, एक मिनट दें मुझे, सिर्फ एक मिनट दें। और यार ये AC भी अभी भाई आते हैं ना चलवाना है, वो जहाँ पे मैंने वो फंड रेजिंग इवेंट वाला पॉइंट बताया था ना, वो मैंने आपको ज़बानी बता दिया, मुझे तसल्ली नहीं हुई ज़रा, क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं है उस तरह से ना, तो ज़रा जल्दी से ऐसे 1 मिनट में वो टेबल भी बना लें, ताकि वो भी आपको वहाँ से ना देखना पड़े। एकदम से ख्याल आ गया मुझे, पता नहीं लब भी नहीं रहा, इन्ना पढ़ आए हो तुम। 859 ये फंड रेजिंग इवेंट है ना जी, यहाँ पे करके ये लिख लें, इवेंट्स, अगर इवेंट्स में NPO प्रिंसिपल है, ये कुछ बातें लिख लें ताकि यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ रह जाएगा, वो याद रह जाएगा, तो किसी ने पढ़ना कोई नहीं, एग्जाम्पल से जाके फंड रेजिंग इवेंट ऊपर वाला देख के बस चल सो चल लो,
कौन सा पेज था? 859। जी, एनपीओ, पहली बात, एनपीओ इज एक्टिंग एज, लिखें, एनपीओ इज एक्टिंग एज प्रिंसिपल, एनपीओ इज एक्टिंग एज प्रिंसिपल। ये मैं सोच के आया था कि मैं लिखवाऊंगा, फिर मैं भूल गया, इसलिए लिखवा रहा हूं। इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनाइजिंग, मतलब इसका क्या है? इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, चुप करके लिखते जाओ। बियर्स द liability or risks associated with the event, bears the risks, भाई ये एसी तो एक चला दें, risks and liabilities associated with the event। अगर ये तीन बातें, इस तरह की तीन बातों में से कोई चीज़ पाई जा रही है तो क्या कर लो? बताओ जी। ग्रॉस बेसिस पर रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑन ग्रॉस बेसिस। ग्रॉस बेसिस का आपको पता है वैसे है, तो रिकॉर्ड रेवेन्यू यानी जो फंड रेज हुआ है, ठीक है ना, एंड एक्सपेंसेस ऑफ द इवेंट ऑन ग्रॉस बेसिस, दैट इज सेपरेटली, या दैट इज डू नॉट नेट। अब कहीं लिखा नहीं हुआ था, मेरी अपनी अंग्रेजी है, फिर ऐसी ही है, ठीक है, दो दफा दैट इज। ले जी, दूसरी चीज़ है, एनपीओ इज नॉट एक्टिंग एज, अब उसी तरह का दोबारा लिख लेता हूं, जरा आपके पास नोट हो जाएगा ना। एनपीओ इज नॉट एक्टिंग एज प्रिंसिपल, इन्वॉल्व, बल्कि नॉट इन्वॉल्व नॉट इन्वॉल्व, बोलते रहना हूं मैं यार, शाबाश, नॉट इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट bears no risks or liability associated with the event। या चौथा केस मेरी तरफ से, क्वेश्चन इज साइलेंट, सौखा काम ही करना फिर है, जैसे शुरू में आदत थी वो शुरू वाली आदत की तरफ चले जाना, ठीक है ना। या क्वेश्चन इज साइलेंट, तो क्या कर लेना? रिकॉर्ड कर लेना रेवेन्यू को नेट बेसिस पे, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ द इवेंट ऑन नेट बेसिस। हाँ तो वही कह रहा हूँ, फिर ही नेट करना है। नहीं, रिसीट पेमेंट के अंदर अगर दे रहा है तो उसका मतलब ही तो यही है कि ये हमने ही किया है, किसी और ने किया होता तो हमारे रिसीट पेमेंट में उसके पैसे क्यों आ रहे होते? क्या ख्याल है कि नहीं? इसकी पिक्चरें ले लें जी, और उसके बाद फिर चलें, हम एमसीक्यूज पे अच्छे भले पहुंच गए थे। खत्म हो गया ये चैप्टर, अब बस एमसीक्यूज हैं 15 मिनट में।
अच्छा जी, अल्फा क्लब यार आप लोग लास्ट वाला सवाल कर लोगे, एजटेक वाला पास पेपर ज़रा आज होमवर्क में, ताकि कल मुझसे पूछ सको। पास पेपर पेज नंबर बता दो। एजटेक के नाम से होगा, एक ही रह गया मेरे ख्याल से इस चैप्टर में जो करने वाले सवालों में से है। बाकी मॉडर्ना वाले सवाल को की वीडियो पुरानी 2-4 अटैम्प्ट पहले की है, एक पड़ी हुई, वो अपलोड करने की ज़रूरत है या कोई नहीं है? सीव्यू वाला तो हो जो गया था। सीव्यू वाले को देखता हूँ, अगर वो किसी अटैम्प्ट में कराया, मैंने पिछली बार भी नहीं करवाया था, तो मैं देखता हूँ कहीं से मुझे मिल गया, यूट्यूब से पढ़ा हो तो वो भी अपलोड करके लिंक शेयर कर दूँ। जाजिब वाला यहाँ पे है, एनपीओ जालिब पे भी जाएंगे, उसका सलूशन भी दे दूंगा। अभी मैं आ गया हूँ ना वापस, अब दुआ करो अल्लाह खैर खैरियत रखे। अभी मैं बिल्कुल फोकस्ड हूँ इस पर, टेंशन ना लो। 2 दिन लगें 3 दिन लगें, सारे सेशन की मेहनत ज़ाया नहीं करता आपकी, इफेक्टिवली सारा कुछ कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। पिछले 2 दिन की माफ़ी मुझे दे दो, ये 2 दिन पिछले जो हैं ये मेरी तरफ से आपकी तरफ, मतलब मेरे पे उधार हैं, आपकी तरफ से नहीं है, ये मेरी तरफ से हो जाना चाहिए इन 2 दिन में, बस ये अनफॉर्चुनेटली जो भी। भाई क्यों करूँ मैं, एक बात जो बताऊँ दोबारा ना कहा करो। वो मैंने कहा है कि 2 से 3 चैप्टर्स के आज भेज दूंगा या कल ले आऊँगा, ओके, एक बार मैंने बोल दिया। दे दूंगा भाई इंशाल्लाह, इससे मेरा बोझ भी कम हो जाएगा। 3-4 चैप्टर्स के कल कर लाऊंगा, फिर कल की क्लास में और पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, फिर 3-4 चैप्टर्स परसों कर लाऊंगा, फिर परसों और पढ़ाऊंगा आपको संडे को, फिर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा मंडे को। नहीं क्या हो गया? हाँ सॉरी, बस कल FAR 2 एक बार फ्री हो जाए ना तो कोई नहीं। मैंने तो CMA वालों को मंडे को कहा है ना, तो अब संडे सारा भी आप पे लग गया तो मैं आप लोगों को लगा के इंशाल्लाह संडे को लाजमी फ्री करूँगा, ओके। ये मेरा आप लोगों से वादा रहा। फिर वो मैं और मैं जानूँ, CMA वाले जाने, मंडे को उनको पढ़ा के भेज दूँगा रिवीजन करा के, और उनके जो क्वेश्चन के सलूशन रह जाएंगे वो फिर उनको मैं साथ साथ करके आगे भेजता रहूँगा। वेला हूँ, फिर मेरा क्या काम है, CMA वाले होंगे और मैं होऊंगा बस। कुछ सॉल्यूशंस मेरे पेंडिंग थे ना क्वेश्चंस के, तो वो बच्चे कह रहे थे, क्योंकि अब अगर मैं वो बनाने बैठूंगा तो मैं इस वक्त, अब नंबर वार चल रहा है काम। FAR 2 कल फ्री, FAR 1 परसों फ्री इंशाल्लाह, और CMA उससे अगले दिन फ्री। लेकिन फिर CMA की कुछ चीज़ें मेरी तरफ पेंडिंग रह जाएंगी, रिवीजन प्लान में दे दूंगा इंशाल्लाह CMA को। तो अगले में हो जाए तो बड़ी गल है, अगली बार भी पता नहीं मैं बनाता हूँ कि नहीं, देख लेंगे। वैसे हाँ वही तो बनाऊंगा साथ साथ, इसीलिए तो किताब नहीं है अभी। हाँ लेकिन काम की चीज़ें हैं, इकट्ठी कर रहे हैं, उसको मैं अलग से करके दे दूंगा। जी बेटा, अल्फ़ा क्लब फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर, फॉलोइंग परटेन टू इस मेंबर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन 18 फॉर 19, हमारा 19 साल है, 19 फॉर 18, 19 फॉर 19, 19 फॉर 20। बताओ भला, ये मैं करवाने लगा हूँ भला? जी स्टूडेंट जी बेटा, सबको करना लेने दें, इससे मसला तो होना चाहिए। चलें, सब्सक्रिप्शन ऑफ 18 आउटस्टैंडिंग ऑन 18 150, सब्सक्रिप्शन फॉर 19 आउटस्टैंडिंग ऑन 19, यानी 18 वाले साल से रिलेटेड 18 में जो आउटस्टैंडिंग था वो क्लोजिंग 18 का था, वो ओपनिंग 19 का बनेगा, ठीक है। अच्छा, और जो 19 का आउटस्टैंडिंग है 19 के एंड पर, वो अब ये तो आ गया सीधा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन फॉर 19 आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 19, इनकम के साथ आउटस्टैंडिंग लगेगा तो एडवांस है, ये कहा था आपको। लेकिन सब्सक्रिप्शन फॉर 19 आउटस्टैंडिंग है, ये सब देख लेंगे इस तरह से तो खपेंगे ही कोई नहीं, ठहर जाए, मुझे अकेले ना खपाएं, ठीक है। कितने बच्चों ने किया हुआ ये MCQ?
3 4। सर वो सोल्यूशन होगा मेरा सही है 385 एवरेज अब क्या सही आंसर है? 325 है तो ना 385 है ना 325 है। अच्छा ये करेक्शन करवानी है आपने। ये तो काफ़ी बच्चों ने कर लिया। एमसीक्यू कितने बच्चों ने किए हैं? अभी फिर फौरन हाथ के नीचे हो गए हैं। किस किस ने एमसीक्यू किए हुए हैं? एनपीओ को कह दिया था छोड़ने। अच्छा कैश लो और वो करके आए हैं सारे। मतलब कि अभी इसके बाद जब वो कैश लो और एनपीओ के वो कैश लो रेशियो के एमसीक्यूज करेंगे तो दोनों जल्दी से हो जाएंगे। गुड। अच्छा जी बताएं कौन सा ये 325 क्या है? तो वो सही होगा बेटा। हम देख लेंगे आई कैप का सोल्यूशन भी। आई कैप का क्वेश्चन भी आई कैप का ही है एमसीक्यू। देखना ज़रा भाई किसी वक्त हैं टाइम निकाल के ये लिख लो, उसमें देख लेंगे, ये चेक कर लेंगे आई कैप से। वरना फिर आई कैप ने भी मारी हुई है चपल। अच्छा जी होमवर्क मैंने कौन से करवाने हैं आपको पता ही है। 29 इम्पॉर्टेंट पढ़ो। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये अभी भी पढ़ के आ रहे हैं। अब सब्सक्रिप्शन वाले लेजर बना लेना आप। एन एनपीओ हैड कैपिटल एसेट ऑफ फर्नीचर एट कैरिंग वैल्यू ऑफ 800। कैपिटल एसेट ठीक है ना, फर्नीचर है, पीपीई पड़ा है। एंड रिलेटेड अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड कंट्रीब्यूशन बैलेंस ऑफ 480। और इसी से रिलेटेड यानी शायद ये डोनेशन के तौर पे मिला होगा ये एसेट, ठीक है, या इस पैसों को इस्तेमाल किया होगा। तो कैपिटल एसेट की बुक वैल्यू कितनी पड़ी है जी? 800। और इसका रिलेटेड अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस की बुक वैल्यू कितनी है? कैरिंग अमाउंट, ठीक है ना। इसको बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट लिख लेता हूँ, इधर भी कैरिंग अमाउंट। ये एसेट की कैरिंग अमाउंट है 8 लाख और वो लाइबिलिटी कैरिंग अमाउंट है यानी कि डेफर्ड ग्रांट की। एट दैट डेट द फर्नीचर वाज तबादह बाय आग। जी फर्नीचर तबादह एंड बाय फायर कंप्लीटली स्वा हो गया, स्वा कख नहीं बचा। एंड इज नाउ वर्थ नथिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ट्रीटमेंट? आप छोड़ो नीचे वालों को, मुझे बताओ अगर एक एसेट हमारा गया 800 का था, कख नहीं बचा इसके पल्ले, तो कैश क्या आना है? कबाड़ी ने भी कुछ नहीं किया, सारे का सारा क्या हो गया? पीएनएल में लॉस चला गया। और इसका जो रिलेटेड अनअमोर्टाइज बैलेंस इनकम में जाना था, अब वो इनकम बना लें बस। फिर डेफर्ड ग्रांट कितनी पड़ी थी? 400 तुसी और ग्रांट इनकम, बस ठीक है ना। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या वो रिलेटेड एसेट ही नहीं रहा, तो बस ये भी गया। अब पढ़ते हैं उन्होंने क्या कहा है। वो कहते हैं राइट डाउन फर्नीचर बाय 480 अगेंस्ट, नहीं यार ये पता नहीं क्या है। राइट डाउन फर्नीचर बाय 800 एंड रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑफ 480 रिलेटेड टू डेफर्ड कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड दैट ऑल रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन कंप्लाइड। चलो अच्छी बात है, यही लग रहा है, अभी टिक नहीं करते। राइट डाउन फर्नीचर बाय 800 एंड ट्रांसफर 480 टू डेफर्ड कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली इन नेट, पता नहीं क्या कह रहे हैं। बोथ बी एंड सी आर एक्सेप्टेबल, ठीक है जी, ये आंसर। नींद वो भी ਉਹਦੇ जिम्मे ला दे ਹੁਣ खंघ तेनू आ गई है। 28 पढ़ें जी, 28 आप ही पढ़ें, आप ही आंसर करें। अब तो पढ़ आए हैं, मैं ज़रा रेस्ट कर लूँ। बी है। एन एनपीओ हैज़ 16,000 बैग्स ऑफ राइस टू बी सोल्ड ओनली टू मेंबर्स ऑफ एन अनप्रिविलेज्ड कम्युनिटी। द कॉस्ट ऑफ राइस टू एनपीओ इज 600। However, NPO sells one bag to unprivileged person for ₹50 only. बहुत कम प्राइस पे, नॉमिनल। हाउ शुड दीज 16,000 बैग्स बी मेजर्ड? लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है जी? 600 पर बैग नहीं, ये तो कॉस्ट है। इसके पास 1600 बैग्स है, दूसरी चीज़ है ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह। अच्छा उसने नीचे फिगर दी नहीं है। अरे सुभान अल्लाह। एट कॉस्ट नो, एट लोअर ऑफ कॉस्ट नो, एट लोअर ऑफ करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट एनआरवी कॉस्ट, एट लोअर ऑफ करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड एनआरवी। अच्छा एनआरवी है, नो, एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट, यस दी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट केड़ी? जी एन एनपीओ अर्नड
इन्वेस्टमेंट इनकम, अब ये तेज़ी से करते जाएं भाई, कैलकुलेशन वाला जो भी आएगा ना सब्सक्रिप्शन का सादा सुदा, जो वो खुद करके देखिए कोई मसला हो तो, क्योंकि अब वो करवाना टाइम वेस्टेज है। बच्चों का इस वक्त टाइम एक एक लम्हा कीमती है। ऐसी चीज़ जो अभी पढ़ी है कॉन्फिडेंस देने के लिए ज़रूर करवा रहा हूँ साथ कि यार ये थेरी थी, सारी थेरी किस लिए पढ़ी, एनपीओ के ये एमसीक्यूज ना आ जाए, ठीक है, सिर्फ इसलिए पढ़ी है। जी बच्चों बोलो। जी बच्चों, एन एनपीओ अर्नड इन्वेस्टमेंट इनकम दैट इज एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड टू बी हेल्ड फॉर एंडोमेंट, हाउ शुड इट बी रिकॉर्डेड अंडर डेफरल मेथड, मेथड एक ही है, रिकॉर्ड एज रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ, नो डेफर्ड एंड रिकॉर्ड एज रेवेन्यू नहीं भाई, रिकॉर्ड एज डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स, रिकॉर्ड एज डिडक्शन फ्रॉम। नेक्स्ट 26 होगी ना जिंदगी आसान, ये आधी तो पहले ही आसान थी वैसे आपकी, बस जो कमी बेशी थी सारी थेरी से इसलिए गुजारा। यकीन माने मुझे सिर्फ सिलेबस खत्म है, लेकिन मुझे क्यों नहीं लग रहा खत्म है, क्योंकि मैंने ये थेरी नहीं पढ़ाई हुई थी, अल्लाह जानता है। मेरे दिल के अंदर यही चल रहा था यार अभी तो ये चैप्टर ही पूरा नहीं हुआ, अभी चैप्टर ही पूरा नहीं, हालांकि चैप्टर पूरा था, सारा पढ़ के देखा है, पर ये तसल्ली आपको, मुझे नहीं हो रही तो आपको कैसे होनी चाहिए, आपको कभी भी नहीं होनी चाहिए, तो आप तसल्ली कर रहे हैं। एन एनपीओ रिसीव्ड रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, टेबल बनाया था, वो ओपन कर लो, टेबल बनवाया था, हाँ जी, ये चलो शुक्र है साथ ही पढ़ा था जी। एन एनपीओ रिसीव्ड रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, द रिलेटेड डेट वाज टेकन नाइदर टू फंड एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूचर पीरियड नॉर टू फंड परचेज ऑफ एनी कैपिटल एसेट, तो मतलब फिर करंट कॉस्ट ही होगी। हाउ शुड रिसीट, देखो ना फ्यूचर पीरियड के एक्सपेंसेस के लिए ना एसेट्स के लिए, तो इसका मतलब करंट किसी एक्सपेंस के लिए ही होगा, ठीक है। तो क्या कहता है, कैसे रिकॉर्ड करना है इसको, हमने कहा जी रिकॉर्ड एज रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ करंट पीरियड, बिल्कुल सही लग रहा है लेकिन अगले भी पढ़ लो। डेफर एंड डेफर, रिकॉर्ड एज डायरेक्ट इनकम, रिकॉर्ड एज डिडक्शन फ्रॉम, नहीं यार ऐसी चवलें होंगी अगली कि आपको पहले ही समझ आ जाएगी, ठीक है जी। 25 जल्दी करते जाओ, अब ये एमसीक्यूज तो। एनपीओ रिसीव्ड रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, द रिलेटेड डेट वाज टेकन टू फंड परचेज ऑफ स्कूल्स फर्नीचर। रीपेमेंट ऑफ डेट तो हुई है, लेकिन इसके ये किस लिए लोन लिया, किस लिए था, तो स्कूल के लिए फर्नीचर के लिए लिया था, तो डेप्शन एसेट के लिए था, तो जब उसको रीपे कर दिया है तो वो लोन डेबिट करके डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्रेडिट करो, फर्नीचर को डेप्शन करते जाना, इसको इनकम बनाते जाना। रिकॉर्ड एज रेवेन्यू इन, नहीं यार, डेफर्ड एंड रिकॉर्ड एज रेवेन्यू सेम बेसिस है रिलेटेड डेप्शन, मतलब आगे पढ़ने के इतने कॉन्फिडेंट हैं आप हैं। रिकॉर्ड एज डायरेक्ट इंक्रीज इन, नहीं भाई, रिकॉर्ड एज डिडक्शन, नहीं भाई, समझ आती है। और यार एक जैसे एमसीक्यू, हद होगी कसम से, थक गया हूं मैं तो। एन एनपीओ रिसीव्ड, अब होमवर्क क्या करूं, अब थोड़ा सा हिम्मत कर ही लें, ये सारे एमसीक्यूज एक बार कर लें, ताकि इस चैप्टर के अंदर जो कमी है वो तो मैंने बतानी है ना। अब जैसे वो रिसीट पेमेंट वाला सवाल मैं अब कल इंशाल्लाह करवा दूंगा कोई एक छोटा सा, उसके बाद एजटेक आप करेंगे, उसमें कोई मसला आएगा तो वो आपको बता दूंगा, उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि आपको मॉडर्ना वाले सवाल की कोई पुरानी वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, मैं लिंक शेयर करूंगा। अगर सोल्यूशन हो गया है तो फिर मौत है तुम्हारे लिए ये वीडियो, क्योंकि तुम उसको देखने में टाइम स्पेंड कर दोगे, हालांकि आप तुम्हारी फिगर्स निकल आई हैं, तो फिर मत देखो। मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर हो गया ना सवाल तो मत देखो, आपको यूट्यूब पे भी ढूंढने से मिल जाए, लेकिन उसमें आप कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटे इन्वेस्ट कर दोगे, ये इन्वेस्ट नहीं होंगे बेसिकली, ये ज़ाया हो जाएंगे। जो ज़रूरी है ना, एक सवाल मैंने आपको वीडियो पुरानी दिखानी है, बल्कि आज अल्लाह करे कैश फ्लो पे पहुंच जाए, मैं आपको ज़ाहिर है अब मगरिब तक पढ़ाना ही है, मैं वो सवाल भी दिखाऊंगा और उसको अटैम्प्ट करवाऊंगा आपसे। यानी आप आज आपका होमवर्क एनपीओ में कुछ भी नहीं है, एजटेक वाला सवाल छोटा सा सवाल है, अगर उसको छोड़ भी दोगे तो मुझे कोई मसला नहीं है। जो दूसरा सवाल इंपॉर्टेंस जिसको मैं दूंगा वो है लियाकत इंडस्ट्रीज़ कैश फ्लो का सवाल, उसमें करेक्शन ऑफ एरर मिक्स है, समझ ही नहीं आता कि क्या करना है, तो वो सवाल को ट्राई करना है और फिर उसकी वीडियो देखनी है क्लास से पहले। क्लास इसी टाइम होगी, 12 बजे तक वेले बैठना है तुम लोगों ने, तो एक लेक्चर होगा, तो ये पढ़ना ही है कि मैं क्या और तुम फिल्म देखने का कह रहा हूँ, पढ़ना ही है, लेक्चर पढ़ के आना है। उससे ये होगा कि आपको अगर इन केस उसके बावजूद समझ नहीं आती, वो अकेला ही है, वो एक ही है, करेक्शन ऑफ एरर आज तक उसने मिक्स नहीं किया कैश फ्लो के साथ, और उम्मीद है करेगा भी नहीं।
बहुत अजीब सी सिचुएशन बन जाती है, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बस अभी जाके खुद सुन लूँ एक बार, आप लोग आज ट्राई करेंगे। मैं आज अवेलेबल नहीं करूँगा, वो अवेलेबल करूँगा कल सुबह सवेरे, बल्कि लगा दूँगा वो प्राइवेट, उनको ज़िम्मे लगा दूँगा। असगर को कहें यार इधर आके बैठ जाए ज़रा, ये नोट कर ले। अब मुझे याद करना असगर को बुलाया किस लिए मैंने, ठीक है ना। तो वो आएगा जब मुझे याद ही नहीं रहेगा। तो आपको फिर सुबह वो अवेलेबल हो जाएगा अर्ली, ताकि आप पहले उसको देख के ना सवाल कर रहे हो, अपनी तरफ से कुछ भी जो समझ आए कर दें। उससे एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको एंड करके सोल्यूशन देखना है। जब एंड करके जो समझ में आए सोल्यूशन देखोगे ना, तो आपको नज़र आएगा कि आपको करेक्शन ऑफ एरर की समझ नहीं भी आई ना, तो आपके टोटल 3 से 4 फिगर्स गलत हुए हैं और बाकी सारा सवाल फिर भी सही है। अब ये वो कॉन्फिडेंस है जो आपको इसके अलावा नहीं मिल सकता। और अगर पहले आप सुन लेंगे डिस्कशन या पहले सोल्यूशन देख लेंगे तो फिर वो फ़ायदा नहीं है, मज़ा नहीं आएगा फिर, ठीक है भाई। लियाकत इंडस्ट्रीज़ वाला सवाल पता नहीं पिछली अटैम्प्ट में कराया हो कि पिछली में हो, मुझे याद नहीं है। ये सवाल तो मुझे नज़र आ रहा था कहीं ना कहीं पिछली क्लास में। वो बस ये मुझे याद करवाना है कि इसको अवेलेबल करना है यूट्यूब पे इनके लिए, और लिंक उसका भेजना है इनको सवेरे नमाज के वक्त, उससे पहले नहीं, ठीक है। ये अपने पास नोट कर लो, अब ये भूले ना तो फिर मैं तुम्हें उल्टा लटकाना है। ऐसे डरा रहा हूँ यार, कहाँ यार, ये तो मेरा दोस्त है। अभी ये नोट कर लो, है किधर किया है, रिकॉर्डिंग कर ली है इसने। अच्छा, एन एनपीओ ये हो गया भाई। एन एनपीओ रिसीव्ड रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, द रिलेटेड डेट वाज इनकर्ड फॉर एक्सपेंसेस फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड इन नेक्स्ट 3 years, रिकॉग्नाइज एट रेवेन्यू इन, नहीं, डेफर्ड एंड रिकॉर्ड, हाँ, नेट एसेट्स में नहीं और नहीं 23 और बस करते हो कुछ, हाँ डिफरेंट हो गया। एन पी ओ एंडोमेंट वाले शुरू हो गया। अच्छा चलो एक ही है। एन एन पी ओ रिसीव्ड एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 million, हाउ शुड द रिसीट बी रिकॉर्डेड? रिकॉर्ड एज रेवेन्यू, अस्तगफिरुल्लाह, रिकॉर्ड एज रेवेन्यू, अस्तगफिरुल्लाह, रिकॉर्ड एज डायरेक्ट इंक्रीज इन स्टेट नेट एसेट्स इन एंडोमेंट फंड ऑफ करंट पीरियड, रिकॉर्ड एज डायरेक्ट इंक्रीज इन स्टेटमेंट इन नेट एसेट्स इन जनरल। Which of the following statement is correct with respect to restriction on contribution revenue? अच्छा सॉरी, ये मैंने जान की नहीं किया, मुझे नज़र नहीं आया, सॉरी, तेजी में है। मैंने कहा शुक्र है जान छुट्टी, एक जैसों से डिफरेंट तो कुछ हुआ। Which of the following statement is incorrect with respect to restriction on contribution revenue of NPO? Restriction may be externally imposed, सही कह रहा है, may be internally imposed, नहीं, इनकरेक्ट तो यही लग रही है भाई। उसने कहा था, अभी पढ़ा के आया था कि नॉर्मली ये और सब्सीक्वेंटली फिर इंटरनली हो सकती है। नॉर्मली ये एक्सटर्नली होती है, सब्सीक्वेंटली मतलब विद इन फंड्स तो हम मूवमेंट कर सकते हैं। कर लो गल तुसी पहले, मैं बाद में पढ़ा लूंगा। नहीं, अच्छा जी, रेस्ट्रिक्शन में भी हाँ तो मैं कह रहा हूँ एक्सटर्नली इम्पोज, सही कह रहा है। मे बी इंटरनली इम्पोज, नहीं, मे बी एक्सप्लिसिट, मे बी इम्प्लिसिट। अब क्या करें? रेस्ट्रिक्शन ऑन कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू, क्या हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, रेस्ट्रिक्शन है। हाँ तो मैं भी कहूँ, आप लोग ज़्यादा कह रहे हैं, मैं भी, मुझे तो कोई मसला नहीं है, बी से तो मुझे कोई मसला नहीं है। मैं क्या, साड़ी लड़ाई ये चल रही है, मैं सिर्फ बी के ऊपर बैठा हूँ, ये कुछ और भी लेके आ रहे हैं। नहीं, सिर्फ बी ठीक नहीं है, बेसिकली बी गलत है। हमारी रिक्वायरमेंट थी कि गलत वाली लाइन बताओ। आंसर सही है जी, एन एन पी ओ। जी बेटा, नहीं समझ आई, मैं क्या करूं फिर? हैं, इधर देखो ओ पुत्र, हुन एक मिनट यार, वो जरा देखो ना, कंट्रीब्यूशन वाला सफ़ा खोलो। अब मुझे फिर घंटा लग जाना उधर जाते होते फिर आते हुए। ये देखो बेटा,
अ कंट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शन में बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, ये इंटरनल एक्सटर्नल हमने मतलब गलत लिखा है, ये मैं बता दूंगा आपको। एक्सप्लिसिट नहीं, सही कह रहे उन्होंने सही पढ़ा, मैंने अच्छा कवर नहीं किया, ये हमारा मतलब गलत था, ज़रा चेक करो। एक्सप्लिसिट होता है कि आप नहीं मतलब बोल के होता है जिस तरह से, एक एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट होता है कि वो ऑटोमेटिकली, तो इम्प्लाइड, तो ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड था, इसका मतलब ये मतलब गलत लिखा हुआ था बेटा, जज़ाकल्लाह आपको यहाँ पे आप लेके आए और हमारी ये इस्लाह कर दी की हैगा होने की दसिया एक्सप्लिसिट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है। अब सही है पुत्र, अब सही है ना, अब सही है, शुक्र है अल्लाह ने बचा लिया ऐसी गलती से कि जो कल को आप कहते जी वो गलत था तो फिर मैं परेशान, या मैनू याद आ जाता शाम के इस पहर सुबह से पढ़ाते पढ़ाते ये हो जाता है, लेकिन बहुत बड़ा ब्लंडर था ये। इसका भी शुक्रिया अदा करें, इस MCQ का भी शुक्रिया अदा करें, शुक्रिया MCQ शरीफ जी। An NPO has a fund that is subject to externally imposed stipulations specifying resource content and endowment, although constituent asset may change from, अरे यार इतना आसान है ये NPO का टॉपिक, तो अब देखो ना इतना लंबा सफ़र था, ये पेज सबसे ज़्यादा थ्योरी शायद इसी के अंदर ही लिखी हुई थी, क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPO हैं, लेकिन मतलब की बात कोई नहीं निकली, क्योंकि हमने सारा कुछ पहले प्रैक्टिकली पढ़ लिया था। हम पहले स्टैंडर्ड पढ़ के नहीं आए थे NPO करने, हमने NPO करके स्टैंडर्ड को देखने आए थे। हाँ स्टैंडर्ड तुमने क्या कहा था, हमने तो ये किया है, उसने कहा मैंने भी कुछ ऐसा ही कहा हुआ, काम हो गया हमारा, ठीक है। जो इक्का दुक्का बातें थी बारीक बारीक वो मैंने फिर एंड पे बता दी आपको, जैसे ये अभी थोड़ी देर पहले फंड रेजिंग आया था, क्योंकि फंड रेजिंग अभी तक इस तरह से टेस्ट हुआ ही नहीं है, तो जिस तरह से हुआ था आपके मॉडर्ना वाले सवाल के अंदर भी फंड रेजिंग टाइप, मतलब ये जो इवेंट जो था ये इसी तरह से ही था, नेट वाला ही था, तो आपके लिए आज तक नेट वाला ही यूज़, ग्रॉस वाला यूज़ ही नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसको छेड़ा ही नहीं सवालों को करवाते हुए, बस अब बता दिया है कि अगर वो इस तरह की बात कर दे किसी MCQ में तो फिर आपको पता हो कि उसका मतलब सिंपल है, इनकम को अलग, एक्सपेंस को अलग रखना। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन NPO यूज फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, कौन सा, फिजिकल वेलफेयर मनी टर्म्स वाला था, है ना, सादा वाला ही मैंने कहा था रखते हैं जी, ये तो फ्रेमवर्क से पढ़ के आए थे। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO हैज़ बीन इशूड बाय ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ NPOs, हाँ ISs, हाँ सिक्योरिटीज एक्सचेंज, अच्छा चलो पहली लाइन भी काम देगी थ्योरी पढ़ने में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान ने किया, ऑन डायरेक्टिव्स ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज ने इशू नहीं किया, इन्होंने ऑर्डर किया था, ICAP ने फिर उसका ऑर्डर मानते हुए उनका ये जो है वो इशू किया। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड रेवेन्यू आइटम्स, कैपिटल आइटम्स नहीं, नन ऑफ अबव तो हो नहीं सकता, फिर बोथ कैपिटल रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू आइटम्स है, रिसीट पेमेंट्स उसमें आती हैं, इनकम्स एक्सपेंसेस वाले, ठीक है। अच्छा, ए द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर NPO इज टू अर्न प्रॉफिट, क्रिएट मोनोपोली, प्रोवाइड फॉर ओनर्स डिविडेंड, एंड पे सी होमवर्क क्या करना है, ये तो आपका अपना सवाल है। ICAP ने CVU में से इतना हिस्सा तोड़ा है, ये वही वाला आ रहा है, देख ले कोई एक रिक्वायरमेंट होगी कर ले, देख लो फिर, यही तो मेरा कमाल है। कौन सा बेटा तुम्हें मुश्किल वाला दिया है बताओ, ये मुश्किल लगा तुम्हें, ये सवाल ही हमने किया, नो टाइम ज़्यादा इज नॉट मुश्किल, ओके। देखो भाई नई चीज़ पढ़ाइए वो करवाइए, सवाल हमने किया हुआ है, ये CVU वाले सवाल की सब्सक्रिप्शन वाली एडजस्टमेंट ICAP ने निकाल के अपने क्वेश्चन बैंक में MCQ बनाया हुआ है, और शायद CVU वाला सवाल शायद नहीं रखा हुआ मेरे ख्याल में अपने क्वेश्चन बैंक। खैर ये एडजस्टमेंट अलग की हुई है, अब इस एडजस्टमेंट में शायद एक में उसने सब्सक्रिप्शन इनकम मांग दी होगी, दूसरे में कोई क्लोजिंग एडवांस मांग दिया होगा, इस तरह से 2 MCQs बने हुए हैं। तो एक ही आप लेजर बनाएंगे सब्सक्रिप्शन का, बनाएंगे क्या बना हुआ जाके देख लेंगे ना अपने सवाल में, तो इन दोनों के आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको क्या लगता है ये 14वां मैं कराऊंगा, क्या लगता है आपको? इस पेज पे पहले 2 करवाने हैं, तुम्हें कैसे पता है?
ये भी एक ही वर्किंग होगी ना, एक ही वर्किंग होगी तो ये दोनों भी हो जाएंगे, ठीक है ना। असल में फ़र्क सिर्फ ये होता है रिक्वायरमेंट का, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन मांग रहा है और यहाँ पे इनकम मांग लेगा। फिर यहाँ पे क्या है जी, सब्सक्रिप्शन इनकम। ऊपर वाले में ऐसे ही है, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम, और यहाँ पे अच्छा इन दोनों में फ़र्क है, चलो अच्छी बात है, फिर तो 2 हो जाएंगे। क्लब हैज़ 500 मेंबर्स, सुभान अल्लाह। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूड कैपिटल आइटम्स, रेवेन्यू आइटम्स, नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर में दोनों आते हैं, दोनों आते हैं। इंट्रो पढ़ के आए ना आप लोग, ठीक है। रिसीवेबल भी आ रहा होता है, रिसीट पेमेंट तो सिर्फ जी जी जी, नहीं, एक मिनट। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स कैपिटल आइटम्स, तो नहीं आते, और कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों नहीं आते ना, तो रेवेन्यू ही आते हैं, सिंपल, हद हो गई। पहले वो रिसीट पेमेंट की बात कर रहा था, ये दोनों में याद रखना है, दोनों के अंदर सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आते हैं, ठीक है। रिसीट पेमेंट में भी और सब्सक्रिप्शन, ये इनकम एक्सपेंडिचर में भी। ऑन व्हाट बेसिस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, एक्रूवल तो नहीं। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर शोज कैश अवेलेबल, क्लोजिंग कैपिटल, कैश अवेलेबल इन बैंक, सरप्लस और डेफिसिट। इतने आसान एमसीक्यूज होते हैं। ये हूँ नहीं है, ये होमवर्क। एन एनपीओ हैज़ प्रोवाइडेड सर्विसेज टू वन ऑफ इट्स, ये कर लेना, वैसे बाकी बच्चों ने किए हुए हैं, इनमें को मसला होना नहीं चाहिए, उनको होता तो बता देते, लेकिन आपका मसला आपका है, हो सकता है उनको मसला ना आया हो, आपको आ जाए। तो जो होमवर्क वाले हैं सिर्फ एक टाइम बैठना है, ऐसे ही करते जाना। किसका? 18 का। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड्स, देख लेते हैं, एरियर रिसीट पेमेंट में तो नहीं ना आता। अच्छा हाँ, वो बात है, चलें उसको मैंने स्टार लगाया, एंड पे देखते हैं, पूरा करके आते हैं वापस जी। नेक्स्ट जी, एनपीओ हैज़ प्रोवाइडेड सर्विसेज टू वन ऑफ इट्स मेंबर्स, हाउएवर सब्सक्रिप्शन हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड येट, इट इज कंसिडर्ड एज एसेट। Next, XYZ has a bar that maintains separate trading account for its trading activities. Which of the following is the treatment of profit or loss on bar trading activities? टाइम लग गया इस पर। वो कहता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन बार ट्रेडिंग। इसको अलग से लाइन आइटम बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में। प्रॉफिट और लॉस इज डायरेक्टली शोन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट और लॉस इज प्रेजेंटेड इन इनकम स्टेटमेंट, सही है। प्रॉफिट और लॉस इनकम एक्सपेंडिचर में, प्रॉफिट और लॉस इज क्रेडिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट टू। फिफ्थ, when cash is received for life membership, which of the following double entries is passed? लाइफ मेंबरशिप के लिए कैश आए तो कैश डेबिट डेफर्ड लाइफ मेंबरशिप फी क्रेडिट। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर इज बेस्ड ऑन, इसको एक्रूवल के ऊपर करते हैं हम। एन एडवांस रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अ मेंबर इज लाइबिलिटी। एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन इनकम ऑफ गिव्स राइज टू अ डेफिसिट। अच्छा, इनकम ज़्यादा नहीं है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नोन एज एनपीओ। ओके, अच्छा जी, अब कौन से वाले पे स्टार लगा के आए हैं? किधर जा रहे हो यार, मैंने ब्रेक नहीं दी अभी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड्स, अब वो बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं बच्चे, जो कह रहे हैं कि आपको मिसाल के तौर पे आपने पेमेंट की है, ठीक है, 100 रुपये की, तो 100 रुपये यहाँ से तो निकल गया, कुछ एक्सपेंस, कुछ प्री पेमेंट। अब उसकी एंट्री होती है प्री पेमेंट डेबिट, प्री पेड रेंट लेट से डेबिट 12, और रेंट एक्सपेंस डेबिट 6, और कैश क्रेडिट 18। तो वो कह रहे हैं कि 18 यहाँ पे आना है। अगर इसको तोड़कर आप लिखें तो प्री पेड रेंट 12 और रेंट एक्सपेंस 6, दोनों ही तो आ गए, कैपिटल और
रेवेन्यू तो ठीक कह रहे हैं, सिर्फ रेवेन्यू नहीं, बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू। वैसे मैं पहले टिक कीता सी, पता नहीं फिर दिमाग इन्ना रड़िया मिला होया। चलो शुक्र है, ये तू जान दे छुट्टी। बाकी ये आपकी जान छुट्टी है, मेरी नहीं। मैंने इसके जी दूसरी तरफ भी देख सकते हैं, आपको कैश आया है, कुछ इनकम कुछ लायबिलिटी जी। कौन सा था ये? अच्छा जी, आप चलें, ऐसा करते हैं कि मेरे ख्याल में इस पार्ट को यहाँ रोक कर अगला पार्ट शुरू कर देते हैं, फिर नमाज की ब्रेक में फ्रेश हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर वो आखिरी तीसरा पार्ट्स लाएंगे ना। 4 पार्ट्स गए, ऑनलाइन वालों ने सुन लेना, रिकॉर्डिंग हो रही है। 3 पार्ट्स ठीक है ना, 4 अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग? बस 1 घंटा 15 मिनट तक पढ़ा अभी तक हमने। ठीक है, इस पार्ट को यहाँ ब्रेक कर दें।